एवरीवन, आज हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रैक्टिस क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये आज का जितना भी क्लास आज तक का हुआ होगा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है। यानी यहाँ से आपका 4 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म आएगा, 7-7 नंबर का, यानी 7 चौका 28 नंबर सिर्फ न्यूमेरिकल से। और क्वेश्चन आना है, अगर क्वेश्चन पूछा तो, अगर मतलब न्यूमेरिकल पूछा तो, अगर थ्योरी पूछ देगा तो फिर कैसे होगा, लेकिन अगर न्यूमेरिकल पूछा तो एक 4 क्वेश्चन जितना अभी टॉपिक चलेगा उसमें से 4 क्वेश्चन आपका कंफर्म रहेगा। ठीक है, एकदम सेम टाइप पे रहेगा। हाँ, वोल्टेज का वैल्यू, करंट का वैल्यू चेंज हो सकता है, बस बाकी जो फॉर्मेट रहेगा वो फॉर्मेट सेम होगा। तो बस इसी सीरीज को, मतलब कि जैसा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग इस शॉर्ट नोट्स की तरह और प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरह इसको क्या किए, डिजाइन किए। ठीक है, जिसमें आपका क्या फार्मूला भी है। पहले क्या करेंगे, हम आपको कंसेप्ट समझाएंगे, फार्मूला समझाएंगे, उसके बाद उस पे हम क्या करेंगे, आपको न्यूमेरिकल भी करवाएंगे। ठीक है, एक सेकेंड। सबसे पहले आपको कंसेप्ट सिखाएंगे। आपको अच्छा, किन्हीं को ऐसा लग रहा होगा कि पहले से तो पढ़े नहीं है, कभी न्यूमेरिकल छुए भी नहीं है, ठीक है, तो हमको कैसे समझ में आएगा। आपको एक बात की हम गारंटी यहाँ पे देते हैं, या विश्वास कीजिए कम से कम, कि आप एक बार अच्छे से वीडियो को देखिएगा। अगर आपसे सोल्व नहीं क्वेश्चन होगा फिर कमेंट में आप लिख सकते हैं, ठीक है, जो लिखना होगा। तो इतना, मतलब इतना तो खुल के बोल दिया, अब क्या बोल सकते हैं। आप एक बार अच्छे से, हाँ, अब आपका गलती उधर से नहीं होना चाहिए कि हाँ आप देख रहे हैं, कहीं बात कर रहे हैं और वीडियो देख रहे हैं, खा रहे हैं, ऐसा नहीं। बिल्कुल आपको कॉपी पेन लेकर बैठना, जैसे जैसे बताते चलेंगे, जिसको जो जो पॉइंट याद करने का होगा वो याद। अब बहुत छोटा छोटा है पॉइंट्स, ऐसा कोई भारी भरकम नहीं है न्यूमेरिकल फार्मूला है जिससे आपको क्या होगा, दिक्कत होगा। ठीक है, मतलब इतना सीधा सीधे एक वर्ड में बोल देते, जो भी वर्ड बोलना चाहते उसको एक वर्ड में बोल देते कि यहाँ पे उसी क्वेश्चन को लाया गया है जो क्वेश्चन पूछा जाए और जो क्वेश्चन आसानी से बन जाए। ठीक है, जैसे कि कुछ और क्वेश्चन ऑपरेशनल एम्पलीफायर का है, वो सब क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, उसको छोड़ ही दिए। जो क्वेश्चन आपसे बन सकता है 1-2 दिन 4 दिन में आप सीख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है, तो उनके लिए ये बेस्ट लेक्चर होने वाला है। ठीक है, अच्छा, कोई बाद में देख रहे होंगे तो उनके लिए ये आपका जो हो गया आसान क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन हो गया। पार्ट 2 में आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर को भी ला देंगे। ठीक है, लेकिन ये उनके लिए जिनका एग्जाम नज़दीक है, सिर्फ उसी के लिए है, दम मतलब उसी के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, रात भर जाग कर इसको डिजाइन किए। तो चलिए देखते हैं, हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगर अच्छा वीडियो लगेगा तो इसको अपना फीडबैक दीजिएगा, ताकि हम नेक्स्ट, आपका मैकेनिक्स हो गया, जैसे मैकेनिक्स हो गया, सर्वे हो गया, और आपका क्या है, मैथ हो गया, तो सभी में इसी तरीके से आपको, अच्छा, एक एग्जाम दे दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन मैच किया कि नहीं किया। अगर न्यूमेरिकल पूछे तो पक्का कंफर्म आएगा। तो देख लीजिएगा, अगर आपका सही रहा, जैसे लाइक शेयर आप करेंगे, और हमको कैसे पता चलेगा आपको पसंद आया, आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, वहाँ से पता चलेगा हमको कि आपको अच्छा लगा लेक्चर। तो उसी तरह से आपको मैकेनिक्स का भी सेम डिजाइन, जैसे डिजाइन करके बनाया गया, सेम मैकेनिक्स का बना देंगे, सर्वे का बना देंगे, मैथ का बना देंगे, यानी जो जो न्यूमेरिकल पेपर है आपका उसका वीडियो बना देंगे। ठीक है, नोट्स बना देंगे स्पेशल। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करें, सिखाना आपको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए बेसिक से सिखाएंगे। कहीं भी कोई डॉट किन्हीं को होगा, ऐसे तो डॉट होने ही नहीं देंगे किन्हीं को, अगर होगा भी तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, और ग्रुप में ऐड होकर वहाँ आपको नोट्स PDF सभी मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और इसमें हम लोग क्या किया है, बहुत बेहतरीन ढंग से आपको दे दिए। हाफ वेव रेक्टिफायर का पहले पूरा कंसेप्ट बताएंगे, फॉर्मूला बताएंगे, फिर उसको क्वेश्चन पे अप्लाई करना सिखाएंगे। ठीक है, तो बारी बारी से देखिएगा। पहला पॉइंट, पहले टर्मिनोलॉजी बता रहे हैं कि इसमें क्या क्या मतलब कि पूछा जा सकता है। हाफ वेव रेक्टिफायर में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बनता है। क्या क्या बनता है, पहला बनता है एवरेज वैल्यू क्या है, या DC वैल्यू क्या है, या मीन वैल्यू क्या है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, एक क्वेश्चन दे देता है हाफ वेव रेक्टिफायर का, और उसमें पूछा जाता है कि एवरेज वैल्यू बताएं। तो एवरेज या DC निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, VM में पाई से डिवाइड कर देते हैं। ध्यान से सुनते चलिएगा, पहले जितने भी टर्मिनोलॉजी यहाँ पे बता रहे हैं उसको आप ध्यान से सुनते चलेंगे। V एवरेज या DC पूछे तो हम VM में पाई से ओनली
डिवाइड कर देते हैं, वही मेरा भी क्या होता है, भी एवरेज होता है। तो पाई का वैल्यू 3.14, अगर हम वी एम में 3.14 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.318 वी एम। यानी आप डायरेक्ट याद रखेंगे कि वी एम अपॉन पाई होता है, उसके बाद तो आप खुद कैलकुलेशन कर लेंगे, पाई का मान रख देंगे, उससे डिवाइड कर देंगे। तो वी एवरेज का वैल्यू कितना हो गया, तो वी एम अपॉन पाई, वी एम अपॉन पाई याद हो गया होगा, ठीक है। चलिए उसी तरह से वोल्टेज के लिए था, अगर हम करंट की बात करें तो आई एवरेज इक्वल टू आई डी सी, मतलब आई एम में हमको क्या करना है, पाई से डिवाइड कर देना है, ठीक है। यहाँ पे 1 होगा, इसको सुधार लीजिएगा, 0.318 आई एम, ठीक है। यानी आई एम में हम लोग पाई से डिवाइड कर देते, कब, जब हाफ वेव रेक्टिफायर हो और क्या पूछ रहा हो, भी एवरेज या करेंट एवरेज, आई एवरेज पूछ रहा हो। तो एवरेज वैल्यू में, डीसी वैल्यू में या मीन वैल्यू में हम लोग वीएम को, वीएम या आई एम में पाई से डिवाइड कर देते हैं। याद हो गया, हम याद करवाते चलेंगे, रिपीट करवाते चलेंगे, ठीक है। क्योंकि आप अभी के टाइम में खुद से पढ़ेंगे, खुद से रिवीजन करेंगे तो आपको नींद आने लगेगा, आप पढ़ भी नहीं पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम रिपीट करेंगे, आप भी साथ मेरे साथ में रिपीट करते चलिएगा, आंख बंद कर लीजिएगा, साथ में रिपीट करते रहिएगा, ठीक है। चलिए भी एवरेज कैसे निकालेंगे बाप, बोलिए उधर से जल्दी से, वी एम अपॉन पाई। आई एवरेज कैसे निकालते, आई एम को पाई से क्या कर देते, डिवाइड कर देते। तो इतना याद हो गया होगा। अब चलते सेकेंड पे, आरएमएस लोड करंट, आरएमएस से लोड वोल्टेज क्या होता है, आई आरएमएस लोड करंट का मतलब आई आर एम एस, इसका वैल्यू क्या होगा, और आरएमएस लोड वोल्टेज का मतलब भी आरएमएस क्या होगा, ठीक है। तो ये दोनों को वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो अगर करंट निकालना है तो आई एम में 2 से डिवाइड कर देते हैं, अगर वोल्टेज निकालना है तो वी एम में 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए मेरे साथ याद कीजिएगा इसको भी, आरएमएस से लोड करंट एंड आरएमएस से लोड वोल्टेज को कैसे निकालना है, तो आई एम जो वैल्यू जो रहेगा उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, और अगर वोल्टेज निकालना है तो वी एम में 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यही हो गया किस क्या आपका आरएमएस, आई आरएमएस और वी आरएमएस। तो वहां पाई से डिवाइड कर रहे थे एवरेज में, आरएमएस में 2 से डिवाइड कर देना। क्वेश्चन भी बना के दिखाएंगे इस पे, ठीक है। रिपल फैक्टर क्या है, रिपल फैक्टर क्या होता है ना, अंडर रूट, रिपल फैक्टर इजकल टू अंडर रूट एफ एफ का होल स्क्वायर, एफ एफ का होल स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे एफ एफ क्या है, तो एफ एफ है फॉर्म फैक्टर, क्या है बाबू, फॉर्म फैक्टर। सॉरी, अगर आपको फॉर्म फैक्टर निकालना सिखा दे, फॉर्म फैक्टर निकालना सिखा दे तो आप क्या कीजिएगा, फॉर्म फैक्टर का होल स्क्वायर कर दीजिएगा और उसको क्या कर दीजिएगा, -1 कर दीजिएगा, और फिर उसका अंडर रूट का वैल्यू निकाल दीजिए, वही आपका क्या होता है, रिपल फैक्टर होता है। यानी आपको यहाँ पे मेनली सीखना है कि फॉर्म फैक्टर क्या है। तो फॉर्म फैक्टर बहुत ही आसान होता है बाबू। फॉर्म फैक्टर क्या होता है, भी आरएमएस अभी पढ़े थे पीछे, अभी आपको भी आरएमएस पढ़ाए थे, भी आरएमएस में हम लोग क्या करते थे, वीएम में 2 से डिवाइड कर देते थे। अब बेटा भी एवरेज पढ़े थे, जिसमें वीएम को पाई से डिवाइड कर देते थे। तो उसी के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्म फैक्टर बोलते हैं। उसी के रेशियो को क्या बोलते हैं, फॉर्म फैक्टर बोलते हैं। तो भी आरएमएस बटा भी एवरेज को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्म फैक्टर बोलते हैं। इट इज अ रेशियो ऑफ वी आर एम एस टू द वी एवरेज। याद हो गया। अच्छा, कोई पूछ सकते हैं क्या सर हम करेंट वाला में भी अप्लाई कर सकते हैं क्या, तो यस बिल्कुल कर सकते हैं। फॉर्म फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, आई आर एम एस बटा आई एवरेज, ठीक है। ये दोनों से हम लोग फॉर्म फैक्टर निकालते हैं, सेम वैल्यू आता है। और हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए वैल्यू फिक्स है कि 1.21 ही आएगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन कीजिए उसका आंसर 1.21 ही आता है। लेकिन अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे होते तो हमको करके दिखाना होता है। लेकिन हाफ वेव रेक्टिफायर का कोई भी क्वेश्चन कीजिएगा, सबका फॉर्म फैक्टर कितना होगा, 1.21 ही होगा, ठीक है। तो चलिए इसको दिखाते, हम लोग निकाल के सिखाते कि कैसे हम लोग का 1.21 आया है, ठीक है। तो चलिए रिपल फैक्टर एक बार मेरे साथ मतलब रिपीट कीजिए। फॉर्म फैक्टर सॉरी रिपल फैक्टर क्या होता है, तो अंडर रूट फॉर्म फैक्टर का होल स्क्वायर -1। याद हो गया फॉर्मूला सभी को। देखिए ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो इसको आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो रिपल फैक्टर इक्वल टू लिखिएगा अंडर रूट फॉर्म फैक्टर का होल स्क्वायर -1। एफ एफ मीन्स फॉर्म फैक्टर लिखने के बाद अब फॉर्म फैक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे, तो क्या अभी पढ़ा रहे थे, भी आर एम एस बटा भी एवरेज, जिसको हम लोग भी डीसी भी बोलते हैं। इसी को हम बोलते हैं ना भी आर एम एस बटा क्या,
VDC, क्या बोलते हैं VDC, तो VRMS बटा VDC, सॉरी V एवरेज, ठीक है, तो DC को ही एवरेज हम लोग बोलते हैं। तो VRMS में हम लोग क्या करते थे, VM को 2 से डिवाइड कर देते थे, और V एवरेज में VM को किस से डिवाइड करते थे, पाई से डिवाइड करते थे। तो जो फॉर्म फैक्टर हुआ, फॉर्म फैक्टर इजकल टू क्या हो गया, VM/2 बटा क्या, VM/पाई, क्योंकि हम RMS में 2 से डिवाइड करते हैं और एवरेज में पाई से डिवाइड करते हैं। इसको पलट दीजिएगा VM/2। अब यहाँ पे क्या करते हैं, VM अपॉन क्या हो गया 2, और इधर पलटेंगे तो क्या हो जाएगा पाई अपॉन VM, तो VM से VM क्या हो गया कैंसिल आउट, बचा फॉर्म फैक्टर कितना, फॉर्म फैक्टर इजकल टू बचा पाई/2, तो यही आपका क्या हो गया फॉर्म फैक्टर। अब इसी का स्क्वायर कीजिए, -1 कीजिए, अंडर रूट कीजिए, ठीक है, तो VM/2 VM/पाई, VM से VM कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या पाई/2 का होल स्क्वायर -1, यानी पाई/2 को डिवाइड कीजिएगा तो 1.5 से बनाएगा, उसका स्क्वायर कीजिए, -1 कीजिए, उसका अंडर रूट कीजिए, तो आपके पास आंसर कितना आ गया 1.21। यही आपका हाफ वेव रेक्टिफायर का, हाफ वेव रेक्टिफायर का क्या है, रिपल फैक्टर है, क्या है बाबू, रिपल फैक्टर है। तो अब आपको जब भी कोई पूछे कि रिपल फैक्टर कितना होता है हाफ वेव रेक्टिफायर का, तो आंसर देंगे 1.21, ठीक है। और अगर आइडियली की बात करें तो रिपल फैक्टर इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, लेकिन ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा कि फॉर्म फैक्टर कितना है, तो 1.21 है। अगर आइडियली वहां पे लिखेगा तब वहां पे 0 लगाइएगा, ठीक है। आते हैं रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी क्या है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर का, हाफ वेव रेक्टिफायर का जो इफिशियंसी है 40.6% होता है इन आइडियल केस, ठीक है। अच्छा, ये जो हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ रहे हैं ना, इसी तरह से हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर में भी पढ़ते हैं, तो वहां भी चीजें ऐसे ही सब निकाला जाता है। तो वहां पे जो इफिशियंसी होता है 81 पॉइंट समथिंग होता है, उसको अभी दिखाएंगे, जस्ट दिखाएंगे अभी। तो रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी की बात करें, रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी जो आपका होता है कितना होता है 40.6% होता है। लगभग में इसको कोई 41% भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कहीं कहीं वेरिएशन मिल सकता है थोड़ा सा कि 40.6 है तो कहीं 41 लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत उससे नहीं है, यानी आपको लगभग 40 to 41 के आसपास में याद रखना है, ठीक है। चलिए, पीव थ्योरी क्या है, पीव क्या है, यानी पीक इनवर्स वोल्टेज जिसको बोलते हैं, PIV, पीक इनवर्स वोल्टेज। तो पीक इनवर्स जो वोल्टेज होता है वो किसके बराबर होता है, VM के बराबर होता है। VM को ही हम लोग क्या लिखते हैं, EM भी लिख सकते हैं। तो यानी PIV जो है VM जो निकालेंगे हम लोग, जो VM रहता है उसी के बराबर हम लोग को क्या होता है PIV होता है। तो इतना ही पॉइंट आपको क्या है एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हाफ वेव रेक्टिफायर में पूछा जा सकता है। अब किन्हीं को ये पता, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, हम सभी चीज को डॉट क्लियर करते चलेंगे कि हाफ वेव रेक्टिफायर को कैसे पहचानेंगे, क्योंकि हम बोले थे 0 से सिखाएंगे, इसलिए हम आपको 0 से सिखाते हैं कि पहले कैसे, एक क्वेश्चन दिया हुआ है लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि हाफ वेव रेक्टिफायर है। हो सकता है फुल वेव रेक्टिफायर तो हो सकता है, तो उसका हम आपको एक बहुत ही अच्छा इसी में शॉर्ट नोट्स की तरह मतलब कंपेरिजन करके दे दिए कि कब हम हाफ वेव रेक्टिफायर बोलेंगे, कब फुल वेव रेक्टिफायर बोलेंगे, ठीक है। वैसे फिगर अगर पढ़े होंगे रेगुलर क्लास में तो वहां से भी पहचान सकते हैं कि फिगर देखकर, लेकिन हम आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से याद करवाने की कोशिश करते हैं। कंपैरिजन बिटवीन हाफ वेव रेक्टिफायर और क्या फुल वेव रेक्टिफायर। तो यहाँ पे सीरियल नंबर है, कुछ पैरामीटर्स है, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर है और फुल वेव रेक्टिफायर है। तो फुल वेव रेक्टिफायर में दो तरह का होता है, एक सेंटर टैप रेक्टिफायर होता है, एक ब्रिज रेक्टिफायर होता है। एक सेंटर टैप रेक्टिफायर होता है, एक क्या होता है ब्रिज रेक्टिफायर होता है। तो हम दोनों में देखेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होगा, फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होगा। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के टोटल पैरामीटर्स अभी हम आपको कवर करके दिखाए हैं, उसी तरह से फुल वेव रेक्टिफायर में भी होता है। तो फुल वेव रेक्टिफायर का हम लोग पीछे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ आपको दिखा रहे हैं कि नंबर ऑफ डायोड हाफ वेव रेक्टिफायर में कितना होता है 1, यानी 1 डायोड रहे तो डायोड देखें ना कैसा रहता है, डायोड ऐसे रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं डायोड बोलते हैं। तो अगर एक डायोड रहे तो उसको आप क्या बोलिएगा हाफ वेव रेक्टिफायर बोलिएगा। आप फुल वेव रेक्टिफायर में कितना होता है, अगर वो सेंटर टैप है तो 2 और अगर वो ब्रिज है तो 4, ठीक है। उसके बाद
अगर उसको हम लोग बोले कि भी एवरेज कैसे निकालते थे, तो Vm को हम लोग क्या दे देते थे, पाई से डिवाइड कर देते थे। लेकिन वही फुल वेव रेक्टिफायर रहेगा ना, तो 2Vm को पाई से डिवाइड करते हैं। 2Vm को किससे डिवाइड करते हैं, पाई से डिवाइड करते हैं। अगर वो ब्रिज है तो 2Vm और पाई से ही डिवाइड करते हैं। अगर हम करंट की बात करें तो Im को किससे डिवाइड करते थे, 2 से डिवाइड करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या किससे डिवाइड करते हैं, √2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। और ब्रिज में भी √2 से ही डिवाइड करते हैं। रिपल फैक्टर इसका कितना था, 1.21 था। इसका फुल वेव रेक्टिफायर का कितना होता है, 0.48 होता है। तो इसको निकालना भी हम सिखाएंगे जब फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे। तो इफिशियंसी लगभग 41% होता है, इसका कितना होता है, 81.2% होता है, 81.2% ही होता है। PIV की बात करें तो ये Vm के बराबर होता है। लेकिन इसमें अगर फुल वेव रेक्टिफायर में देखने जाते हैं तो अगर सेंटर टैप है तो 2Vm के बराबर, अगर ब्रिज है तो फिर Vm के ही बराबर हो जाता है। तो आप अब समझ में आ गया। अब फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर में समझ में आ जाएगा कि कैसे कौन सा है, ठीक है। चलिए आप देखिएगा, उसको एक बार याद कर लीजिएगा वीडियो रोक के, ठीक है, कि कौन क्या था। वैसे हम फुल वेव रेक्टिफायर को अभी कर रहे हैं क्वेश्चन करवाने के बाद, पहले हाफ वेव रेक्टिफायर का क्वेश्चन करवाते हैं। यहां तक पढ़ लिए थे ना, आइए क्वेश्चन करते हैं अब। तो क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन अगर आपको हो जा रहा है क्वेश्चन सोल्व, तो अपनी फिक्री रहिएगा, यहां से एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर से एक क्वेश्चन आपका आएगा अगर क्वेश्चन पूछा तो न्यूमेरिकल, क्योंकि फर्स्ट मॉड्यूल में हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और जेनर डायोड से ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, उतना ही क्वेश्चन ही बनेगा। तो यहां से हम तीनों टॉपिक अभी कवर करवा रहे हैं मॉड्यूल 1 में, क्या हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और क्या आपका जेनर डायोड वाला। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में तो अब किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। फाइंड V नोट निकालना है, VRMS निकालना है, VDC निकालना है, रिपल फैक्टर निकालना है, PIV निकालना है, इफिशियंसी निकालना है। आप फिगर देख के बता सकते हैं 1 डायोड मींस हाफ वेव रेक्टिफायर है, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है, यानी इसको हम लिख सकते हैं VT = Vm sin ओमेगा t। तो V, क्योंकि यहाँ पे 200 sin ओमेगा t है, तो Vm sin ओमेगा t, यानी Vm का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ से Vm का वैल्यू हो गया 200। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम Vm फाइंड आउट करने में? अगर ये वाला 200 sin ओमेगा t नहीं दिया रहता तो हम आपको सिखाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, ऐसा नहीं रहेगा। तो मतलब दोनों तरह के क्वेश्चन आपको सिखा दे रहे। VT = Vm sin ओमेगा t हो गया, तो Vm का वैल्यू कितना हो गया, 200 हो गया, ठीक है। यहाँ पे टर्न रेशियो दिया हुआ है 15:1 दिया हुआ है। टर्न रेशियो इधर ज्यादा टर्निंग है, इधर क्या है, कम टर्निंग है, तो 15:1 दिया हुआ है, ठीक है। अभी देखिएगा यहाँ पे कि V नोट निकालना है, VRMS निकालना है, VDC निकालना है, रिपल फैक्टर निकालना है, PIV निकालना है। तो इधर इतना वोल्टेज है तो इधर कितना वोल्टेज होगा, पहले तो उसको निकालिए जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, V नोट बोल रहे हैं। तो V नोट निकालने के लिए हम लोग सिंपल कर देते हैं, V1/V0 = N1/N2, ठीक है। तो V1 का वैल्यू कितना था, या इनपुट बोल सकते हैं इसको, 200 sin ओमेगा t बटा V0 = N1 का वैल्यू 15 था और N2 का वैल्यू 1 था, यानी N1 = N2, 15:1, ठीक है, 15:1, तो यानी 15/1 हो गया। तो V0 का वैल्यू कितना हो गया, 200 sin ओमेगा t/15, यानी 40/3 sin ओमेगा t। V0 का वैल्यू आ गया, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा अभी तक, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक जहां से हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए थे, VRMS निकालना है। तो VRMS निकालने के लिए आपको क्या सिखाया गया कि Vm को 2 से क्या कर देना, डिवाइड कर देना। 200 को डिवाइड कीजिए, क्या आ गया, 100 वोल्टेज। एवरेज निकालना है जिसको हम लोग VDC बोलते हैं। तो V एवरेज के लिए क्या होता है, Vm को हम लोग पाई से डिवाइड कर देते हैं, यानी 200 को पाई से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 63.67 वोल्टेज आ जाएगा। तो आपको याद करवाया गया था कि VRMS निकालना है तो Vm को कितना से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। और अगर आपको V एवरेज निकालना है तो कितना से डिवाइड करना है, पाई से डिवाइड करना है। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। रिपल फैक्टर की बात करते हैं तो रिपल फैक्टर तो हम जानते हैं कि 1.21 ही होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा तो यहाँ पे पुट करेंगे फॉर्म फैक्टर का होल स्क्वायर -1। फॉर्म फैक्टर क्या होता है, तो VRMS बटा V एवरेज होता है। VRMS का वैल्यू Vm/2 और Vm/पाई का होल स्क्वायर -1। इसको अगर हम Vm से Vm कैंसिल कर देते हैं तो ये पाई भागा वाला ऊपर गुना में चल जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, यानी पाई/2 का होल स्क्वायर
-1 अंडर रूट, तो इसका वैल्यू हो जाता है 1.57 का होल स्क्वायर -1, यानी आंसर आता है कितना 1.2 बनाता है। तो रिपल फैक्टर भी पता हो गया। पीक इनवर्स के बारे में बताइए, पीक इनवर्स किसके बराबर होता था, Vm के बराबर में। और सेंटर टाइप रहता तो किसके बराबर होता है, 2Vm के बराबर होता है। अगर ब्रिज रहता है फुल वेव रेक्टिफायर में तो किसके बराबर होता है, Vm के बराबर होता है। इफिशियंसी की बात करें तो क्या होता है, पी आउटपुट DC, पी इनपुट AC इंटू 100%, यानी पावर का वैल्यू आप क्या जानते हैं, आई स्क्वायर आर जानते हैं। पावर को हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर। तो आई को यानी यहाँ पे किसको ले लेते हैं हम लोग, भी एवरेज को लेते हैं। तो IM अपॉन पाई का होल स्क्वायर बटा IM बटा 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब देखिए एक सेकेंड, यहाँ पे क्या हो ऐसे लिखते हैं हम लोग, आई एवरेज बटा RMS का होल स्क्वायर इंटू कितना 100, ठीक है। या सीधे सीधे आपको इफिशियंसी पता है कि कितना आएगा 40.6 के लगभग। यहाँ पे देखिए 40.52, बोले थे ना कि 40 और 41 के बीच में ये वैरी करेगा। मतलब जो देखिए, क्योंकि पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14, इसके आगे भी होता है। तो हम लोग डायरेक्ट कितना सिर्फ लिखते हैं 3.14 लिख देते हैं। तो 3.14, तो कुछ पॉइंट का वेरिएशन आ रहा है ना, इसी वजह से, और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका वैल्यू पुट कीजिए IM अपॉन पाई का होल स्क्वायर, IM अपॉन 2 का होल स्क्वायर इंटू RL क्या हो गया, लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो RL से RL कैंसिल आउट हो गया। IM का होल स्क्वायर बटा पाई स्क्वायर, IM का होल स्क्वायर बटा 2 दूनी क्या 4, IM से IM कट जाएगा, क्या बचेगा 4 बटा पाई स्क्वायर। तो इसका इंटू 100 कर देंगे तो ये आ गया आपका 40.52%, यानी लगभग 41% आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यही आपका क्या हो गया इफिशियंसी। अब बताइए कि हाफ वेव रेक्टिफायर में कहीं आपको कोई प्रॉब्लम हुआ, हाफ वेव रेक्टिफायर आएगा, क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाएं, ऐसे लंबा चौड़ा लैंग्वेज में लिख देगा, तब कैसे हम लोग समझेंगे, उसको सिखा देते हैं। ये हाफ वेव रेक्टिफायर यूजेज, ये 5:1, यानी क्या दिया हुआ आपका टर्न रेशियो दिया हुआ, कोई प्रॉब्लम। ट्रांसफॉर्मर एंड ए डायोड विथ इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, तब हम लोग रेजिस्टेंस का यूज करते हैं, वो चीज अभी दिखा देंगे। इफ द प्राइमरी AC वोल्टेज 220 वोल्टेज है, 5 हर्ट्ज है, एंड लोड रेजिस्टेंस कितना है 500 ओम है, ठीक है। यानी RI इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 5 ओम दिया हुआ है, और लोड रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 500 ओम दिया हुआ है। तो देन कैलकुलेट IDC का वैल्यू निकालना। IDC मतलब I एवरेज, VDC मतलब V एवरेज, AC आउटपुट करेंट एंड वोल्टेज इफिशियंसी, यानी आपको यहाँ पे IRMS निकालना है, किस में करेंट में निकालना है, और किस आपको VRMS निकालना है। तो उसको हम लोग डैश से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। आपको पूछ रहा है कि AC आउटपुट करेंट एंड वोल्टेज इफिशियंसी पूछ रहा है, ठीक है। PI भी पूछ रहा है, रिपल फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। तो आपको कितना दिया हुआ वोल्टेज, इधर 220 वोल्ट दिया हुआ था, टर्न रेशियो कितना दिया हुआ था 5:1 दिया हुआ था। तो आपको IDC निकालना है, VDC निकालना है, और ये AC में पूछा है तो डैश लगा दिए, I-RMS V-RMS इक्वल टू, और आपको इफिशियंसी पूछा है, PI भी पूछा है, रिपल फ्रीक्वेंसी पूछा है, ठीक है। तो रिपल फ्रीक्वेंसी तो 50 हर्ट्ज हो जाएगा। आप BEE में भी आपको बताया गया होगा, ठीक है, कि जो अपना करंट का जो फ्रीक्वेंसी है कितना है 50 हर्ट्ज है, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ से आपका V नोट पहले निकाल लेते हैं। तो VI अपॉन V नोट इजकल टू N1 बटा N2, 220 बटा V नोट इजकल टू कितना 5/1। तो यहाँ पे V नोट इजकल टू कितना हो गया 220 बटा 5, यानी 44 वोल्ट। तो हम लोग जानते हैं, यहाँ से अब निकालते हैं RMS का वैल्यू निकालते हैं। तो RMS से सेकेंडरी वोल्टेज कितना है 44 दिया हुआ है, इसका वैल्यू क्या होता है Vm अपॉन 2। आपको RMS VRMS का वैल्यू कितना होता है Vm अपॉन 2, उसका इक्वल टू कितना है 44। तो Vm का वैल्यू कितना हो जाएगा 42 इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो 44 इंटू 2 यानी 88 वोल्ट हो गया। कितना हो गया 88 वोल्ट। तो आपको Vm का वैल्यू निकल गया। तो Vm का वैल्यू निकल गया तो हम IM निकालने के लिए क्या कर सकते हैं बाबू, Vm अपॉन, जैसे देखिए यहाँ पे IM का तो वैल्यू हमको यहाँ से पता है नहीं,
आई एम कहीं दिया हुआ है कुछ, लेकिन हम जानते हैं कि आई इजकल टू क्या होता है, वी अपॉन आर होता है। आई इजकल टू क्या होता है, वी अपॉन आर होता है। तो हम अगर यहाँ पे एम लगा दे तो वी एम को ही आर से यानी रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दे तो आई एम का वैल्यू निकल जाएगा। आई एम का वैल्यू निकालेगा तबे ना हम आई एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, आई एम अपॉन 2 कर देंगे, पाई कर देंगे। अगर आई आर एम एस निकालना रहेगा तो हम आई एम बटा क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, है ना। तो पहले हमको क्या चाहिए, आई एम चाहिए। तो आई एम के लिए हम जानते हैं कि आई इजकल टू वी अपॉन आर होता है। अब आई एम निकालना तो वी एम अपॉन आर, आई वी एम का वैल्यू हमको पता है 88 है। तो वी एम अपॉन, आपके पास दो रेजिस्टेंस है, आर आई है यानी इंटरनल रेजिस्टेंस है और क्या है, लोड रेजिस्टेंस है। पीछे वाला क्वेश्चन में सिंपल सिंपल सब चीज दिया हुआ था, यहाँ पे हमको आई एम निकालना है, वी एम निकालना है। तो वी एम निकालने के लिए हम लोग क्या किए, सबसे पहले तो इसका यूज किए और इसको हम लिख दिए कि आर एम एस सेकेंडरी वोल्टेज 44 है, यानी इसका वैल्यू क्या होता है, वी एम अपॉन 2 होता है इजकल टू कितना 44। तो वी एम इजकल टू कितना हो गया 44 इंटू 2 यानी 88 हो गया, यानी वी एम का वैल्यू कितना हो गया 88 वोल्ट हो गया। तो हम आई एम निकालने के लिए वी एम को किससे डिवाइड कर देंगे, रेजिस्टेंस से। करेंट निकालने के लिए वोल्टेज को हम रेजिस्टेंस से क्या कर देते हैं, भागा दे देते हैं। तो वी एम अपॉन रेजिस्टेंस आपके पास क्या क्या दिया हुआ था, लोड रेजिस्टेंस दिया, सॉरी इंटरनल रेजिस्टेंस दिया था, लोड रेजिस्टेंस दिया हुआ था। तो 88 बटा और इंटरनल रेजिस्टेंस 50 दिया हुआ था, लोड रेजिस्टेंस 500 दिया हुआ था। तो इसको डिवाइड कीजिएगा, आ जाएगा 0.16 एम्पियर। इसको हम मिली एम्पियर में कन्वर्ट करते हैं। मिली एम्पियर में 1000 से गुना करने पे मिली एम्पियर बन जाता है, ठीक है। तो आई एम का वैल्यू निकल गया। तो जब आई एम का वैल्यू निकल गया तो आप आई डी सी निकाल लीजिएगा, क्योंकि आपको ये क्या पूछा है क्वेश्चन में कि आई डी सी यानी आई एवरेज निकालो, और आई डी सी या आई एवरेज दोनों सेम ही चीज है ना। तो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, आई एम को पाई से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो आई एम का वैल्यू कितना 160, उसको कितना से डिवाइड कर देंगे, पाई से, यानी कितना आंसर हो जाएगा 50.92 मिली एम्पियर। किन्हीं को अब कोई दिक्कत हो रहा है, हमको सिर्फ यहाँ पे कोई अगर सोचे होंगे, कोई फंसे होंगे तो ये बस आई एम कैसे निकलेगा, तो उतना प्यार से तो बता दिए कि वी एम को क्या करें, रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दीजिएगा। अगर आपको मान लीजिए एक सेकेंड यहाँ पे देखिएगा कि मान लीजिए आपको आई एम ही पता होता, ठीक है। तो वी एम कैसे निकालते, तो वी एम के लिए हम लोग क्या जानते हैं, आई आर, आई का वैल्यू यानी आई एम इंटू क्या, रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस क्या, लोड रेजिस्टेंस। आई एम में रेजिस्टेंस से गुना कर देते, ऐसे करके निकाल लेंगे। तो जब आपको एक चीज दिया रहे वी एम या आई एम, तो आप आराम से एक दूसरा चीज को निकाल सकते हैं। वी एम दिल रहेगा तो आई एम को निकाल सकते हैं, आई एम दिल रहेगा तो वी एम को निकाल सकते हैं। तो भी आई एवरेज या आई डी सी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आई एम को पाई से डिवाइड करते हैं। आई एम का वैल्यू कितना निकाल के लाए 160, उसको पाई से डिवाइड कीजिए, आपका आंसर हो गया। वी डी सी यानी इसको क्या बोल रहे हैं, वी एवरेज। तो वी एवरेज के लिए आप क्या करिए, वी एम को या तो दो मेथड है, या तो करेंट में हम लोग जो आई डी सी निकला है उसी में हम रेजिस्टेंस से क्या करते हैं, गुना, क्योंकि हम जानते हैं वी इजकल टू क्या होता है, आई आर होता है। वी इजकल टू क्या होता है, आई आर, पढ़े ना ओम्स लॉ। तो वी इजकल टू क्या होता है, आई आर। तो आई हमको एवरेज वाला निकालना है ना, तो करेंट वाला एवरेज रख देंगे और इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस क्या, लोड रेजिस्टेंस को गुना कर देंगे। तो आई डी सी का वैल्यू कितना था 50.92 इंटू 10 के पावर -3, और इसका कितना आया था 50 प्लस 500, कितना हो गया 550, इतना आया। लेकिन कोई सोच रहे होंगे सर आप एक चीज और फॉर्मूला हमको बताए थे, वी एवरेज इक्वल टू, जिसको हम वी डी सी बोलते थे, वी एम अपॉन पाई बताए थे। तो हाँ बताए थे, वी एम का वैल्यू कितना था 88, उसको पाई से डिवाइड कीजिए, कितना आ गया 88 पॉइंट। देखिए दोनों सेम चीज आया। अब पॉइंट में थोड़ा बहुत का डिफरेंस है, उससे क्या दिक्कत है, ठीक है। तो दोनों चीज से हम निकाल सकते हैं, किन्हीं को कोई कंफ्यूजन, हम दोनों निकाल के दिखा दिए कि कभी मान लीजिए कि बुक में पढ़ते होंगे तो ऐसे निकाला होगा, आप हमको ऐसे निकाल रहे हैं, तो दोनों बता दिए कि दोनों तरह से निकाल सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। देखिए 28.006 है, 28.01 है, तो ये पॉइंट का वेरिएशन है, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो वी डी सी निकालना है यानी वी एवरेज निकालना है, तो आई जो एवरेज दिया रहेगा ना, उसी में रेजिस्टेंस अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में तो उसी से गुना कर दीजिए, ओजी से आंसर आ जाएगा। यानी तो आपको फॉर्मूला पता है कि वी एम को हम किससे डिवाइड कर देते हैं, पाई से डिवाइड कर देते हैं, यानी 88 को पाई से डिवाइड करेंगे तो 28.01 होगा, ठीक है। अब क्या पूछा था आपको,
स्ट्रेंथ ऑफ एसी करेंट एंड वोल्टेज इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ आरएमएस। तो उसको हम लोग एसी की बात हो रहा था और डैश से डिनोट कर देते हैं। तो आई आरएमएस निकालना है ना, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, रिपल फैक्टर को आई डीसी से गुना कर देते हैं। जो आई एवरेज निकालने हैं, अगर देखिएगा ध्यान से, आई आरएमएस निकालना है ना, तो इसको हम क्या करते हैं, रिपल फैक्टर पढ़े अभी, रिपल फैक्टर में हम लोग क्या करते हैं, आई एवरेज को गुना कर देते हैं। आई एवरेज को क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। या दूसरा फॉर्मूला है, आई आरएमएस का होल स्क्वायर कर दीजिए माइनस आई एवरेज का होल स्क्वायर कर दीजिए। बात समझ में आया? दो फार्मूला लगा सकते हैं। तो हम पहला फार्मूला को प्रीफर करते हैं कि यही फार्मूला लगाइएगा, क्योंकि रिपल फैक्टर आपको पता होता है, आईडीसी का वैल्यू ऊपर निकाल चुके हैं, ठीक है। तो रिपल फैक्टर में हम आई एवरेज से गुना कर देंगे। या दूसरा मेथड लगा सकते हैं कि अंडर रूट आई आरएमएस का होल स्क्वायर माइनस आई डीसी का होल स्क्वायर। तो आइए बनाते हैं इसको। तो रिपल फैक्टर कितना दिया हुआ था, 1.21 दिया होता था। आई एवरेज का वैल्यू कितना था, 50.92 था। तो गुना कर दिए, किसका वैल्यू निकल गया, आई डैश आरएमएस का वैल्यू, ठीक है। भी डैश आरएमएस का वैल्यू कैसे निकालेंगे, रिपल फैक्टर को VDC से गुना कर देंगे, ठीक है। भी आरएमएस निकालना है तो भी एवरेज से गुना कर देंगे, किस में, रिपल फैक्टर में। तो भी आरएमएस कितना, रिपल फैक्टर 1.21 दिया हुआ था। अब VDC का वैल्यू कितना निकाल के लाए थे, तो 28.01 निकाल के लाए थे। दोनों को गुना कर दिए, ये भी डैश आरएमएस हो जाएगा। तो अब एसी में पूछेगा तो आपको निकल जाएगा। चलिए इफिशियंसी की बात करें तो इफिशियंसी आप जानते थे कि आपको कितना दिया हो रहता था, 40. आइडियल केस में दिया हुआ था ना आपको 40.6, किस केस में था, आइडियल केस में था। लेकिन आपके पास क्या है, रेजिस्टेंस भी है, तो RL अपॉन RI प्लस RL होता है, ठीक है। इतना से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 40.6 इंटू RL का वैल्यू 500/500 प्लस 50 प्लस 500 यानी 36.90%। मतलब कुछ इफिशियंसी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है। आइडियल केस की अगर बात करते तो लगभग किसके बराबर था, 40.6 है लगभग, इसको हम लोग 41% ले लेते थे। लेकिन आपके पास रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो इसमें कुछ इफिशियंसी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी उसको हम RL अपॉन RI प्लस RL से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते, गुना कर देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत हुआ? चलिए इफिशियंसी की वैल्यू हो गया। PIV की वैल्यू क्या होता है, VM के बराबर होता है। VM कितना हुआ था, 88 दिया हुआ था, तो यही हो गया आपको 88 वोल्टेज, ठीक है। रिपल इफिशियंसी जितना हर्ट्ज दिया हुआ है 50 हर्ट्ज है, यही आपका क्या है, रिपल इफिशियंसी है। तो अब हमें नहीं लगता है दोनों टाइप से क्वेश्चन करवा दिया गया हाफ वेव रेक्टिफायर का, कि अगर यहाँ पे आपको इस तरह से दे दिया, सिंपल क्वेश्चन दे दिया तो भी बना लेंगे, और आप अगर आपको थोड़ा सा टफ दे दिया तो जैसे नेक्स्ट टफ कुछ नहीं था, बस कुछ पॉइंट अननोन थे। यहाँ पे 200 sin ωt दिया हुआ था, तो ये VM का वैल्यू दिया हुआ था, यहाँ सिर्फ 220 दिया हुआ था, ठीक है। तो इसको हम लोग VM निकालने के लिए क्या किए कि इसको हम लोग आरएमएस सेकेंडरी वोल्टेज का मतलब सेकेंड, यहाँ पे देखिए इसको, इसमें वोल्टेज 220 है तो इसमें वोल्टेज कितना आया, तो हम 5 से डिवाइड किए तो कितना आया, 44 आया। तो इसमें से हम लोग VM का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो VM का वैल्यू कितना हो गया, VM अपॉन 2/44। तो VM का वैल्यू कितना हो गया, 44 इंटू 2 यानी 88। अब जब VM का वैल्यू निकल गया तो IM का वैल्यू तो हम आसानी से निकाल लेंगे, कोई भी एक वैल्यू हमको खाली पता हो जाना चाहिए। तो IM का वैल्यू क्या हो जाएगा, तब VM अपॉन इसको रेजिस्टेंस से भागा दे दीजिए। अगर एक ही रेजिस्टेंस दिया रहता तो एक से भागा देते, दो रेजिस्टेंस यहाँ इंटरनल भी दिया हुआ, लोड रेजिस्टेंस भी दिया हुआ, तो दोनों से भागा दे देंगे तो IM VM निकल जाएगा। तो उसके बाद देखिए, इसके बाद हमको कहाँ तक आपको परेशानी हुआ होगा, VM और IM निकालने में। VM IM निकालने के बाद आपको कोई रोक सकता है बनाने में? अगर एग्जाम में ही आसपास से कोई अगर बता दे कि VM का वैल्यू इतना होगा, IM का वैल्यू इतना होगा, उसके बाद फटाफट आप बना लीजिएगा ना, कोई दिक्कत होगा आपको? नहीं है दिक्कत होगा, क्योंकि आपको अगर VM का वैल्यू दिया रहेगा, देखिएगा रिकॉल कीजिएगा मेरे साथ, VM का वैल्यू IM का वैल्यू दिया रहेगा, हम पूछते हैं आपसे, बताइएगा V एवरेज का वैल्यू क्या होगा, V एवरेज का वैल्यू क्या होगा, तो तुरंत बताइएगा सर VM अपॉन पाई कर दीजिए। यस सर। V RMS का वैल्यू बताइए सर, VM को 2 से डिवाइड कर दीजिए। यस सर, बन गया। चलिए करेंट I एवरेज बताइए सर, IM को पाई से डिवाइड कर दीजिए। यस सर, बन गया। आपको क्या निकालना, I RMS निकालना है सर, IM को 2 से डिवाइड कर दीजिए। सर रिपल फैक्टर निकालना है सर, हाफ वेव रेक्टिफायर है 1.21 होगा। सर इफिशियंसी बताइए, इफिशियंसी 40.6 होगा, यानी आप लगभग 41 के बराबर भी लिख सकते हैं।
चलिए पी आई भी बताइए, तो पी आई भी वी एम के बराबर होगा सर। वी एम का वैल्यू कितना था, जो भी था 88 वोल्ट था, हो गया, बन गया, पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, अगर यही करंट में पूछ दे तो हम सर उसको आई आर एम एस बोलते हैं डैश लगा के, जिसको हम रिपल फैक्टर को क्या कर देते हैं, आई एवरेज से गुना कर देते हैं। आई एवरेज से क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। रिपल फैक्टर को आई एवरेज से गुना कर देते हैं। वी डैश आर एम एस निकालना है सर, तो रिपल फैक्टर को हम लोग किससे गुना कर देंगे, वी एवरेज से गुना कर देंगे सर। हो गया, बन गया, क्या दिक्कत लगा। हाफ वेव रेक्टिफायर क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ तो बताएंगे कमेंट सेक्शन में जल्दी से कि हाँ सर हाफ वेव रेक्टिफायर क्लियर हो गया। अगर आप आज नहीं बताएंगे तो मैकेनिक सर्वे में हम नहीं लाएंगे, पक्का बता रहे हैं, क्योंकि इतना मतलब नोट्स, स्पेशल नोट्स बनाने में लगभग एक दिन लगा है सोच सोच के। ऐसे तो बनाते 5 मिनट में बना लेते, लेकिन आपको कोई पॉइंट छूट ना जाए, बार बार चेक करते थे, फिर एक बार खुद से पढ़ के देखें कि कहीं कुछ छूटा तो नहीं है। ठीक है, बहुत मेहनत लगा है, फिर वीडियो बनाया और उसके बाद जो जिससे रिकॉर्ड करते वो खराब हो गया था। ठीक है, वो मतलब काम ही नहीं कर रहा था, तो उसको 3-4 घंटा फिर से इंस्टॉल करके इंस्टॉल किए, उसको सेटअप किए, मतलब बहुत टाइम लगा है। ठीक है, अगर कुछ फीडबैक नहीं आया तो नेक्स्ट बार सही में नहीं करवाएंगे, क्योंकि जब आपको लग रहा है, आपको मतलब जब आप उधर से रिएक्ट नहीं करेंगे, हमको कैसे पता कि आपको फायदा किया कि नहीं, और नहीं फायदा किया फिर बनाने से क्या फायदा है। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं अपना टॉपिक फुल वेव रेक्टिफायर पे। कहां पे आते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर पे। हमको नहीं लगता कि अब हाफ वेव रेक्टिफायर में किन्हीं को दिक्कत हुआ होगा। अब आते फुल वेव रेक्टिफायर का क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। एवरेज वैल्यू निकालना है, डीसी वैल्यू निकालना है, मीन वैल्यू निकालना है। तो वी एवरेज इजकल टू वी डीसी, दोनों सेम चीज है। उसको हम वहां पे क्या करते, एक देखिए रिलेट करते भी चलिएगा। वहां पे हम सिर्फ वीएम को पाई से डिवाइड करते थे, कहां, हाफ वेव रेक्टिफायर में। लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में क्या है, 2vm को पाई से डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है, 2vm को पाई से डिवाइड करना है। आई एवरेज निकालना, आई डीसी निकालना है, तो आई वी एवरेज को किससे डिवाइड कर दीजिए, आर से, क्योंकि अभी पढ़ाए थे ना कि आई इजकल टू क्या होता है, वी अपॉन आर होता है, वी अपॉन आर होता है। तो डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन पहले बता रहे हैं कि वी एवरेज को आर से डिवाइड कीजिए, तो 2vm अपॉन पाई आर, क्योंकि ये आपको वी एवरेज का वैल्यू कितना है, 2vm अपॉन पाई इंटू आर। तो 2v इसको ऐसे डिवाइड कीजिए, 2vm अपॉन आर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो 2vm अपॉन आर को क्या बोल सकते हैं, im बोल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि v अपॉन आर क्या होता है, करेंट होता है। ठीक है, तो 2im अपॉन पाई। और चलिए आप इतना याद नहीं रखिएगा, ठीक है, आप कंफ्यूज कर जाइएगा, ऐसे कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, v अपॉन आर होता है बस। v एवरेज का वैल्यू कितना, vm अपॉन आर, Vm अपॉन आर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई एम बोलते हैं। तो क्या हो गया, 2im अपॉन पाई। यानी आपको सीधा सीधी याद रखना है, आई एवरेज या आई डी सी का वैल्यू कितना, 2im अपॉन पाई होता है। जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या पढ़ रहे थे कि im को किससे डिवाइड कर दीजिए, पाई से, तो यहाँ 2im को पाई से डिवाइड कर देना है, यहाँ पे 2im को पाई से डिवाइड कर देना, 2vm को पाई से डिवाइड कर देना। अगर फुल वेव रेक्टिफायर है, फिर से एक बार रिकॉल कीजिए मेरे साथ, अगर फुल वेव रेक्टिफायर है, आपको वी एवरेज निकालना है, तो 2vm को पाई से डिवाइड कर दीजिएगा। आई एवरेज निकालना है, 2im को पाई से डिवाइड कर देना। क्लियर, क्लियर। अब आते हैं आरएमएस लोड करंट, आरएमएस लोड वोल्टेज की बात करते हैं। आरएमएस लोड करंट में वहां पे हम लोग आईएम को 2 से डिवाइड करते थे ना, यहाँ पे आपको अंडर रूट 2 से डिवाइड करना है। तो आई आर एम एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई एम अपॉन अंडर रूट 2, आई एम अपॉन अंडर रूट 2, आई एम अपॉन अंडर रूट 2। याद हो गया, चलिए याद हो गया। तो उसी तरह से वी आर एम एस का वैल्यू क्या होगा, तो वी एम अपॉन अंडर रूट 2, वी एम अपॉन अंडर रूट 2। तब आई आर एम एस का वैल्यू याद कीजिए, आई एम अपॉन अंडर रूट 2, वी आर एम एस का वैल्यू वी एम अपॉन अंडर रूट 2। याद हो जा रहा है, याद होते जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिपल फैक्टर की बात करते हैं। रिपल फैक्टर क्या होता है, तो रिपल फैक्टर जैसे वहां फॉर्मूला था, सेम फॉर्मूला यहाँ पे है, फॉर्म फैक्टर का होल स्क्वायर माइनस 1, एफ मींस फॉर्म फैक्टर। तो यहाँ फॉर्म फैक्टर हम सेम चीज है, वी आर एम एस बटा क्या, वी आर एम एस बटा क्या बोले थे, वी एवरेज। क्या बोले थे बाबू, वी एवरेज। वी आर एम एस का वैल्यू यहाँ पे कितना चेंज हो जाएगा, वैल्यू वी एम अपॉन अंडर रूट 2। यहाँ पे क्या वी एवरेज को क्या बोलते थे, वी एम अपॉन पाई। क्या बोल रहे, वी एम अपॉन पाई। तो वी एम से वी एम कटेगा, क्या बचेगा, ऊपर जाएगा पाई, नीचे आएगा 2 अंडर रूट 2। काटने में किसी को दिक्कत नहीं ना। देखिए यहाँ पे vm अपॉन अंडर रूट 2, इसको पलटेंगे तो पाई ऊपर हो जाएगा और 2vm नीचे हो जाएगा। vm से vm कट गया, पाई बटा कितना 2 अंडर रूट 2। यानी
पाई को आप भागा देंगे किससे, 2√2 से, तो आएगा आंसर कितना, 1.1107। ठीक है, अब क्या करना है आपको, रिपल फैक्टर निकालना है ना, तो रिपल फैक्टर का वैल्यू, फॉर्म फैक्टर का वैल्यू कितना आया, 1.1107 का होल स्क्वायर माइनस 1, इसको स्क्वायर कीजिए माइनस 1 कीजिए, आंसर आएगा 0.4834। आपको रिपल फैक्टर पता हो गया, रिपल फैक्टर फुल वेव रेक्टिफायर का कितना होता है, 0.4834 होता है, और हाफ वेव रेक्टिफायर का कितना पढ़ के आए हैं, 1.21 होता है। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हुआ रिपल फैक्टर में, किन्हीं को प्रॉब्लम हुआ नहीं ना? चलिए, रिपल फैक्टर सीधे फॉर्म फैक्टर होता है, वो किसका वैल्यू होता है, किसका एवरेज होता है, किसका रेशियो होता है, तो भी आरएमएस का बटा भी एवरेज का होता है। अगर कोई पूछे सर हम करंट से निकालेंगे तो अलग आ जाएगा, तो नहीं, बिल्कुल अलग नहीं आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, उतना ही आएगा, आप करंट से निकालिए या वोल्टेज से निकालिए, सेम चीज रहेगा। ठीक है, दोनों फॉर्म फैक्टर सेम ही चीज हुआ। फॉर्म फैक्टर इधर अगर हम वोल्टेज की बात करें तो वी आर एम एस अपॉन भी एवरेज होता है। अगर फॉर्म फैक्टर की बात करें इधर करंट की पास, तो आर एम एस बटा भी आई एवरेज होता है। ठीक है, आई होप कोई डाउट नहीं हुआ होगा। रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी की बात करें तो यहाँ पे कितना होता है, 81.056 होता है, यानी 80 पॉइंट लगभग 2% हम लोग लिख देते हैं। तो इफिशियंसी यहाँ पे कितना होता है, अगर आपको पता है कि पावर को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो आई स्क्वायर आर बोलते हैं, आई डी सी अपॉन आई आर एम एस। आई डी सी का वैल्यू 2im अपॉन पाई, अभी जस्ट पढ़ा के आए। और आर एम एस में क्या बोलते थे, आई एम को √2 से डिवाइड कर दिए, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। आई एम से आई एम कैंसिल आउट हो जाता है, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, आई एम से आई एम कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा आपके पास, 4 2 जा 8 बटा पाई स्क्वायर इंटू 100। तो ऐसे निकाल भी सकते हैं आप। ठीक है, चलिए पीआईवी की बात करें तो ब्रिज रेक्टिफायर में क्या होता है, ब्रिज में वीएम के बराबर होता था, लेकिन सेंटर टाइप रहे तो 2 वीएम के बराबर। आप कोई सोच में पड़ गए होंगे कि सर कैसे पहचानेंगे ब्रिज है, तो अभी ना जस्ट सिखा के आए थे कि नंबर ऑफ डायोड इसमें ब्रिज में कितना होता है, 4 होता है, और सेंटर टाइप में कितना होता है, 2 होता है। तो ये सब देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से याद करने के लिए बता दिए कि कौन फुल वेव रेक्टिफायर है, कौन हाफ वेव रेक्टिफायर है। ठीक है, बाकी आप तो क्लास उलास किए ही होंगे। ठीक है, यहाँ कर मेरे पास करें या अपने कॉलेज में करें, अपने टीचर से किए होंगे, अपने कॉलेज वाले सर से किए होंगे। ठीक है, तो वो आपको हाफ वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर सिखाए होंगे कि कैसा डायग्राम होता है, लेकिन हम आपको एकदम सिंपल तरीके से बता दिए कि कैसे पहचानेंगे। तो अगर 1 डायोड है तो हाफ वेव रेक्टिफायर, 4 डायोड है तो ब्रिज रेक्टिफायर, यानी ये ब्रिज और सेंटर टाइप दोनों किसका एग्जांपल है, फुल वेव रेक्टिफायर का एग्जांपल है। फुल वेव रेक्टिफायर में ब्रिज रेक्टिफायर होता है, सेंटर टाइप होता है। 2 डायोड लगा है तो सेंटर टाइप रहेगा, 4 डायोड लगा है तो ब्रिज रेक्टिफायर रहेगा। तो उसी में पीआई भी निकालने के लिए अगर सेंटर टाइप है तो 2 वीएम के बराबर होता है, और पीआई भी अगर ब्रिज रेक्टिफायर है तो सिर्फ वीएम के बराबर होता है। आई होप कोई डाउट नहीं रहा होगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखिएगा आपके पास कितना है, 2 डायोड दिया हुआ है, एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो फाइंड वी नोट निकालना है, वी डीसी निकालना है, वी आरएमएस निकालना है, रिपल फैक्टर निकालना है, पीआई भी निकालना है, और आपको साथ साथ इफिशियंसी भी निकालना है। तो वी नोट का वैल्यू, वी डीसी का वैल्यू, वी आरएमएस का वैल्यू, वी आई आरएमएस का वैल्यू, रिपल फैक्टर, पीआई भी और इफिशियंसी निकालना। गिवन डाटा में दिया हुआ है आपको टर्म रेशियो 1000 और 100 दिया हुआ है, तो आपको VT दिया हुआ है यहाँ पे VM sin ओमेगा टी, यानी ये क्या है आपका VM है ना, VM sin ओमेगा टी होता है, यानी 220 आपका क्या है VM दिया हुआ है। तो VI अपॉन V नॉट इजकल टू N1 बटा N2, 220 sin ओमेगा टी बटा V नॉट इजकल टू 1000 बटा 100। यहाँ से V नॉट का वैल्यू आ गया 22 sin ओमेगा टी, तो V नॉट का काम हो गया। V नॉट जो क्वेश्चन में पूछा था कि V नॉट कितना होगा, V नॉट निकल गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फॉर्मूला जो सीखे हैं उससे निकालना सीखते हैं। VDC जिसको हम V एवरेज भी बोलते थे, उसको हम लोग किससे, मतलब उसका क्या फॉर्मूला था, तो 2 VM को हम पाई से डिवाइड करते थे। किसको डिवाइड करते थे, 2 VM को पाई से, यानी 2 इंटू VM का वैल्यू 220 बटा पाई, यानी 140.05 वोल्ट। VRMS का वैल्यू कितना, VM अपॉन √2, याद है ना VM। अच्छा, यही हाफ वेव रेक्टिफायर में VM अपॉन क्या होता था, 2 होता था, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में VM अपॉन √2, यानी 220 बटा √2, 155.56 वोल्टेज। तो VDC निकल गया, यानी V एवरेज निकल गया, VRMS निकल गया। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम। अब आते हैं IDC के वैल्यू निकालते हैं। तो IDC के हम कैसे निकाल सकते हैं, 2 तरह से निकाल सकते हैं।
2im अपॉन क्या निकाल सकते हैं, पाई निकाल सकते हैं, जिसको हम वी आई एवरेज बोलते हैं। वी आई एवरेज या आई डी सी का वैल्यू 2im अपॉन पाई। तो हमको पहले im निकालना पड़ेगा ना। तो im निकालने के लिए बताए थे आपको कि जब vm दिया रहेगा तो हम क्या निकालते हैं, आई आर कर देंगे, im r कर देंगे। अगर आपको क्या निकालना, im का वैल्यू निकालना है तब, एक सेकेंड, im का वैल्यू निकालना है तो आपको क्या करना है, im इजकल टू vm अपॉन r। रेजिस्टेंस का वैल्यू यहाँ एक ही वो दिया हुआ था, तो vm का वैल्यू 2 किलो ओम रेजिस्टेंस था, तो 2 गुने 10 के पावर 3 ओम हो जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड कीजिए, यहाँ से im निकल जाएगा। और नहीं तो सीधा सीधी vdc का वैल्यू निकाल चुके हैं ना, v एवरेज का वैल्यू, उसको लोड रेजिस्टेंस से क्या कर दीजिए, भागा दे दीजिए। तो v एवरेज का वैल्यू 140.05 था और लोड रेजिस्टेंस यहाँ पे 2 गुने 10 के पावर 3 दिल था, तो यहाँ से निकाल दीजिए। ठीक है, तो ये idc का वैल्यू निकल गया। कोई दिक्कत, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हुआ? अरे बाबू प्रॉब्लम ऐसा ना कि सर पढ़ाए थे आईडीसी का वैल्यू vm अपॉन 2vm अपॉन क्या होता है, पाई होता है, तो यहाँ पे vdc अपॉन rl लिख दिए। तो ये ओम्स लॉ के फॉर्मूला से लिख दिए ताकि हमको एक्स्ट्रा काम ना करना पड़े, लेकिन हम आपको यहाँ पे सिखाते हैं। ठीक है, एक सेकेंड देखिएगा, हम ऐसे बनाएंगे, आईडीसी का वैल्यू मतलब क्या, आईडीसी का वैल्यू मतलब क्या, आई एवरेज, क्या आई एवरेज, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, 2im अपॉन पाई होता है। सर हमको im निकाल के बताइए क्या होगा im। तो im निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, vm को, यानी i इजकल टू क्या होता है, v अपॉन r, पढ़े होंगे ओम्स लॉ में, i इजकल टू क्या होता है, v अपॉन r होता है। तो v अपॉन r यहाँ पे क्या है, लोड रेजिस्टेंस RL को दिया हुआ था, तो vm का वैल्यू कितना, तो vm का वैल्यू 220 था ना यहाँ पे, तो 220। RL का वैल्यू कितना, 2 गुने 10 के पावर +3, क्योंकि किलो ओम में दिया था तो हम ओम में बदल देंगे। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, यही आपका im होगा। तो im का वैल्यू निकल जाएगा, तो आई एवरेज नहीं निकाल लीजिएगा इस फॉर्मूला से, 2 इंटू im बटा पाई, तो डिवाइड कीजिएगा, इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, इसी के बराबर आएगा। अच्छा, हम दूसरा मेथड यहाँ पे लगा दिए कि vdc दिया हुआ था, हमको idc निकालना है, तो vdc दिया हुआ था, उसको rl से डायरेक्ट डिवाइड कर दो, वही आंसर हो जाएगा। तो आई आर एम एस निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, आई आर एम एस निकालने के लिए im को हम √2 से क्या करते थे, डिवाइड कर देते, लेकिन हमको vm दिया हुआ है, तो vm अपॉन क्या कर देंगे, rl कर देंगे, vrms। ठीक है, vrms दिया हुआ है तो उसको rl से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। बात समझ में आ रहा है बाबू, vrms दिया हुआ है, i इजकल टू v अपॉन r दिया हुआ है, हमको rms निकालना है, तो उसी RMS वाले वोल्टेज में RL से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। या अभी सिखाए आपको IM निकालने के लिए, तो IM निकालने के लिए सिखाए, तो हम क्या कर सकते हैं, IRMS निकालने के लिए हम IM को √2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे भी डायरेक्ट बना सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए रिपल फैक्टर क्या होता है, तो फॉर्म फैक्टर का होल स्क्वायर -1, VRMS अपन VDC, VM अपन √2, 2VM अपन पाई, डिवाइड करके, ये तो सबका आंसर फिक्स रहेगा 0.483, कोई भी क्वेश्चन रहे। इफिशियंसी की बात करते हैं, तो इफिशियंसी कितना होता है इसका, 81.2% लगभग होता है। ठीक है, तो आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, कोई परेशानी बाबू। चलिए, ये हो गया आपका फुल वेव रेक्टिफायर का। अब एक क्वेश्चन और करवाते हैं जो आपका एग्जाम में पूछा हुआ था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए उसी को करवा के दिखाते हैं आपको। तो कैलकुलेट द IRMS IDC रिपल फैक्टर रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी एंड PIV ऑफ रेक्टिफायर सर्किट। अच्छा, इसमें किन्हीं को कंफ्यूजन नहीं ना हुआ है कि सर यहाँ पे फार्मूला के अकॉर्डिंग चलते, तो फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको बना देते हैं। जिनको सीख गए वो स्किप कर लीजिएगा। आपको क्या क्या था, हमको लग रहा है कि कोई ऐसा ना कि कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, देखिए आपको क्या दिया हुआ था, पहले वैल्यू आपको चेक कर लीजिए। यहाँ पे क्या वैल्यू दिया हुआ है, VDC का वैल्यू दिया हुआ है, यानी VDC निकल गया, VRMS निकल गया, क्योंकि हमको VM का वैल्यू पता था। तो VM का वैल्यू पता है, तो IM का वैल्यू कैसे निकालेंगे उसको सिखा देते हैं। और फिर आप फॉर्मूला जैसे जैसे पढ़े थे वैसे पुट करके बना लीजिएगा। IM निकालने के लिए VM को क्या करना है, आपको RL से डिवाइड कर देना है। VM का वैल्यू जो भी था 220 था, उसको RL कितना 2 × 10 के पावर
3 से गुना कर देंगे, क्योंकि लोड रेजिस्टेंस किलो ओम में दिया हुआ था तो उसको हम ओम में कन्वर्ट कर देंगे। अब इसका आंसर निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा बाबू, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 11 गुने 10 के पावर -2, यही होगा ना। ये आपका आई एम का वैल्यू हो गया। अब अपने से खुद निकाल लीजिएगा, आर एम से निकालना है, क्या कीजिएगा, आई एम को √2 से क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। आई एवरेज निकालना है, क्या कीजिएगा, आई एम को किससे, पाई से, 2IM को किससे, पाई से डिवाइड कर दीजिएगा। फुल वेव रेक्टिफायर है ना, तो 2IM अपन पाई से डिवाइड किए, यही आई आर एम एस हो जाएगा, यही आई एवरेज हो जाएगा। ठीक है, और वहां निकाल लें कि हम इसी का यूज करके, वोल्टेज का ही यूज करके निकाल दिए। तो सबसे पहले आप IM निकाल लीजिए, IM निकालने के बाद तो आसानी से निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अब इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे क्या क्या निकालना, IRMS निकालना, IDC निकालना है, रिपल फैक्टर निकालना है, रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी निकालना है, PI भी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है इधर 1000, इधर 50-50, दो में फुल बाइंडिंग में हाफ हाफ कर दिया, तो 50-50 कितना हो गया, 100, यानी 1000 इज टू कितना, 100, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, कितना बचा, 10:1। तो यही यहाँ पे टर्म रेशियो लिखा हुआ है 10:1। ठीक है, 220 वोल्ट दिया हुआ है, 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, लोड रेजिस्टेंस 1 किलो ओम है। तो यहाँ पे V नोट का वैल्यू पहले कैसे निकालेंगे, तो VI/V नोट इक्वल टू N1/N2, 220/V नोट इक्वल टू 1000/100, यानी ये 10 बार में कट जाएगा। तो V नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 220/10, यानी 22 वोल्ट हो जाएगा। तो मैक्सिमम वोल्टेज एट सेकेंडरी किसके बराबर होगा, तो RMS यानी VM/√2 के बराबर होगा। और इसका वैल्यू कितना, 22 दिया हुआ है, V निकाल के लाएं, इक्वल टू VM, हमको VM निकालना है। अगर ये sin ωt में दिया रहता तो आगे वाला वैल्यू क्या हो जाता है, VM हो जाता, लेकिन वैसा तो दिया है नहीं यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो वैल्यू दिया हुआ है इसको हम VM/√2 के क्या कर देते, बराबर कर देते, यानी VRMS के बराबर कर देते हैं। तो 22 इक्वल टू VM/√2, VM का वैल्यू कितना, 22/√2 वोल्टेज हो गया। तो ये मैक्सिमम वोल्टेज है ना, मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ हाफ सेकेंडरी बाइंडिंग। हमको देखिए 2 बाइंडिंग किया हुआ सेकेंडरी में, हाफ हाफ करके 2 बार किया हुआ, तो हमको कोई एक का निकालना है। तो एक का निकालने के लिए 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देते हैं। ये मैक्सिमम वोल्टेज दिया था सेकेंडरी में, तो हम हाफ का निकालना चाहते तो उसको मैं कितना से डिवाइड कर दे, 2 से डिवाइड कर दे, यानी 22/√2 में 2 से डिवाइड कर दे तो कितना आ जाएगा, 11/√2 वोल्टेज आ जाएगा। तो ये आपका क्या निकल गया, VM का वैल्यू निकल गया है। VM का वैल्यू आपको पता हो गया 11/√2 है। यही तो हमको बस निकालना था कि VM कितना होगा। तो VM जब आ जाता है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्या IM को भी निकाल सकते हैं। IM के लिए क्या करेंगे, VM/RL होता है, I इक्वल टू V/R होता है, हमको M निकालना है तो VM कर देंगे, तो IM इक्वल टू VM/RL। VM का वैल्यू 11/√2, RL का वैल्यू 1 किलो न्यूटन था, 1 किलो ओम था, तो 1 किलो ओम को ओम में कन्वर्ट करेंगे तो 10 के पावर 3 से गुना कर देंगे, यानी 11/√2 मिली एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, मिली एम्पियर हो जाएगा। तो IRMS का वैल्यू, IM वैल्यू निकल गया ना। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, सिर्फ IRMS पूछा था, VRMS नहीं पूछा है। तो जो नहीं पूछेगा उसको निकालने की क्या जरूरत है। अगर VRMS पूछता भी तो हम क्या कर देते, VRMS पूछ रहा है ना, तो VM को √2 से क्या कर देते, डिवाइड कर देते, यानी 11 आंसर हो जाता है। ठीक है, तो जो नहीं पूछा है उसको जरूरत नहीं है। ठीक है, IRMS सिर्फ पूछा है, तो IM को √2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 11/√2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 मिली एम्पियर आ जाएगा। फिर IDC पूछा है, यानी I एवरेज पूछा है, तो 2IM को पाई से डिवाइड कर दीजिए, 2 × 11/2/पाई, तो इसका वैल्यू हो गया 9.9 मिली एम्पियर। 2 क्वेश्चन तो सोल्व हो गया। तीसरा में पूछा रिपल फैक्टर क्या होगा, तो रिपल फैक्टर बाबू तो आप कितना बार बताए कि वो उतना ही होता है, 0.484 ही होता है। ठीक है, अच्छा ये बताइए सेंटर टैप है कि ब्रिज रेक्टिफायर है, सेंटर टैप है कि ब्रिज रेक्टिफायर, देख के जल्दी से बताइए। तो दो डायोड है, मतलब क्या होगा, 2 डायोड किसको बताए थे, सेंटर टैप को बताए थे। तो सेंटर टैप में कितना VM होता था, PI भी किसके बराबर होता था, तो 2 VM के बराबर होता था। किसके बराबर होता था, 2 VM के बराबर, यानी 2 × VM का वैल्यू कितना, 22/√2। तो PI भी का वैल्यू कितना हो गया, 22 × 44/√2। कोई दिक्कत। इफिशियंसी की बात करें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, RL
जो इफिशियंसी दिया रहता है, अगर रेजिस्टेंस दिया रहता है तो हम फार्मूला क्या लिखते थे, जो दिया हुआ है इफिशियंसी इंटू आर एल अपन आर आई प्लस आर एल। आर एल का वैल्यू तो दिया हुआ है लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस है तो नहीं है, तो वो जीरो हो जाएगा। 1×10⁻³ तो कट गया, मैंने सेम ही चीज रह जाएगा, 81.2% हो जाएगा। तो कोई किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा फुल वेव रेक्टिफायर में भी, तो हमको नहीं लगता कि अब दिक्कत हुआ होगा किन्हीं को। चलिए एक बार कंपैरिजन करते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। हाफ वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर में बताइएगा किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है। प्रॉब्लम है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आप डायरेक्टली हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। अब अच्छा एक चीज और बता दे, आप लोग बारी बारी से क्वेश्चन जहां तहां से क्वेश्चन भेजते रहते हैं, बताइए पॉसिबल है उतना क्वेश्चन सोल्व मतलब सबका आंसर देना? फिर तो दिन भर, अगर दिन भर भी बैठ के देते रहे आंसर तो नहीं दे पाएंगे किसी का, ठीक है। हाँ कॉमन क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, जैसे आज पढ़ाएं, आज ही से रिलेटेड टॉपिक पूछिए तो हम तुरंत बता भी सकते हैं कि हाँ यहाँ पे देख लीजिएगा, ऐसे देख लीजिएगा। पीछे पीछे से क्वेश्चन पूछे उतना कौन याद रखता है कहाँ का क्वेश्चन है, कैसे मतलब कौन सा वीडियो आपको सजेस्ट करे, ठीक है, या कौन सा आपका टॉपिक बताए, आपको पीछे से कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है। जैसे आज पढ़े आज ही पूछिए, तब आपको जब पढ़े भी रहेंगे मतलब जैसे पीछे समझाए रहेंगे तो बताएंगे बाबू आरएमएस पढ़े थे ना, उसी को √10 से डिवाइड कर दीजिए। लेकिन पीछे पीछे से आपको पता नहीं पीछे पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, आप मैसेज पे कितना समझा पाएंगे। आज पढ़िए, आज ही टॉपिक पूछिए तो देखिए आपको रिप्लाई जाएगा। लेकिन आप बहुत पीछे पीछे का वीडियो का रिप्लाई मतलब भेजते रहते तो उतना पॉसिबल नहीं है सबका रिप्लाई देना, ठीक है। कंपैरिजन बिटवीन हाफ वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर आज पढ़िएगा, आज पूछिएगा डाउट तुरंत आपको जाएगा आंसर, ठीक है, रिप्लाई जाएगा। तो सीरियल नंबर अभी एक बार आपको डिस्कस कर देते हैं। पैरामीटर्स में ऑपरेशन क्या, तो कंडक्टर ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, इसमें क्या होता है पॉजिटिव निगेटिव दोनों में होता है, बोथ हाफ साइकिल में, ठीक है। ड्यूरिंग बोथ द हाफ साइकिल कंडक्टर्स बिहेव पॉजिटिव हाफ साइकिल, इसमें क्या होता है दोनों में, बोथ निगेटिव पॉजिटिव दोनों में, ठीक है। नंबर ऑफ डायोड की बात करें तो हाफ वेव रेक्टिफायर में 1 होता है और ये फुल वेव रेक्टिफायर में दोनों है। इधर सेंटर टाइप में 2 होता है, ब्रिज में 4 होता है। एवरेज पढ़े होंगे तो एवरेज हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है Vm/π होता है, अब फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है 2Vm/π होता है। अब ब्रिज की बात करें तो उसमें भी 2Vm/π होता है। आरएमएस की बात करें तो Im/2 होता है, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में √2 से डिवाइड करना होता है। रिपल फैक्टर 1.21 होता है, इसका 0.48 होता है। इफिशियंसी की बात करें तो 41% होता है, उसका कितना होता है 81.2% के लगभग होता है। PIV की बात करें तो VM होता है, सेंटर टाइप में 2VM होता है और ब्रिज में VM के ही बराबर होता है। तो फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर खत्म होता है। तो फिर से कमेंट करेंगे कि आपको फुल वेव रेक्टिफायर समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं जहां पे हम लोग क्या देखेंगे जेनर डायोड, ठीक है। इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, आपके एग्जाम में जेनर डायोड से क्वेश्चन है, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो 2021 वाला हम देखे होंगे, यही क्वेश्चन पूछा हुआ। तो आपको ये भी क्वेश्चन बता रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, वो भी और 1-2 क्वेश्चन और बता देंगे। और ये बहुत ही आसान टॉपिक है, ठीक है। आपको जैसे एक मॉड्यूल नंबर 3 है, वहां भी कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, लेकिन उसको क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, मॉड्यूल 1-2 को देख लीजिएगा, आपका 4 क्वेश्चन आ जाएगा वहां से, ठीक है। और थोड़ा बहुत थ्योरी देख लीजिएगा, आराम से काम हो जाएगा, ठीक है। तो टेंशन आपको नहीं लेना है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। इन दिस फिगर गिवन बिलो कैलकुलेटेड द लोड करेंट IL एंड जेनर डायोड IZ, यानी एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है आपका। BEE पढ़े होंगे जिनके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस जो बोलेंगे उसको ध्यान से सुनिएगा, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि आपका एक सर्किट डायग्राम दिया होता है जहाँ पे 20 वोल्ट दिया हुआ है। तो इससे जो करंट निकलेगा उसको हम लोग I से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे एक 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये आपका क्या है जेनर डायोड लगा हुआ है, ठीक है, जिसका जो वोल्ट है कितना 5 वोल्ट है। तो यहाँ जो करंट बनेगा उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं IZ बोलेंगे, जेनर डायोड करंट बोलेंगे। और ये एक यहाँ से लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है 1.2 किलो ओम का, तो यहाँ जो करंट आएगा उसको हम उसी को हम लोग क्या बोलते हैं लोड
करंट बोल रहे हैं। तो आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ से लोड करंट फाइंड आउट करना है, जेड और जेनर डायोड करंट फाइंड आउट करना है, यानी IL फाइंड आउट करना है, IZ फाइंड आउट करना है। तो बाबू तुम ध्यान से देखिएगा कि यहाँ जो करंट जाएगा वही ना दो पार्ट में डिवाइड होगा। ये जो करंट आई जा रहा है यही ना इधर जाके एगो इधर चल जाएगा जिसको IL बोल रहे हैं, एक नीचे चल जाएगा जिसको IZ बोल रहे हैं। यानी हम लिख सकते हैं I=IZ प्लस IL लिख सकते हैं। चलिए, या किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी लगा सकते हैं लूप में। तो अभी तो सिंपल से बना के दिखा रहे हैं, फिर वोल्टेज लॉ मतलब KVL लगा के भी सिखाएंगे आपको। तो पहले यहाँ पे देखिएगा कि I=IZ प्लस IL हम लिख सकते हैं कि क्योंकि यही जो करंट I है वो करंट I जाएगा तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक किस में चल जाएगा, लोड करंट की तरफ चल जाएगा, एक जेनर डायोड की तरफ चल जाएगा। तो यही करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, यानी IZ प्लस IL। अब यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस AB इज 5 वोल्ट दिया हुआ है। जो जेनर डायोड जो वोल्टेज जो कितना है 5 है, यहाँ पे कितना है 20 वोल्ट है। तो वोल्टेज डिफरेंस कितना हो जाएगा इसका 20 माइनस 5 हो जाएगा। अब बटा कितना लोड रेजिस्टेंस इसमें कितना दिया हुआ है, इसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 1 किलो ओम दिया हुआ है। तो इसी 1 किलो ओम से इसको क्या कर देना है डिवाइड कर देना है। तो 1 किलो ओम मीन्स 10 के पावर 3, यानी ये आपका क्या हो जाएगा करंट हो जाएगा। टोटल करंट कितना निकला यहाँ से वो बता देगा। या यहाँ पे KVL भी लगा सकते हैं आप, ठीक है, यहाँ पे आप KVL भी लगा सकते हैं। KVL कैसे लगाएंगे देखिए यहाँ पे दिखा देते लगा के। यहाँ पे KVL लगा दीजिए इस लूप में, फर्स्ट लूप में KVL जो पढ़े होंगे ना तो इसको KVL लगा दीजिए। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो KVL लगाने से कितना वोल्ट -20 वोल्ट प्लस, ये क्या प्लस माइनस बताए सिखाए थे ना, अगर BEE पढ़ाते थे उस टाइम, तब फर्स्ट सेमेस्टर में लाइव क्लास उस टाइम लेते थे। तो ये क्या हो गया 1 इंटू कितना 1 इंटू इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ, इसको ओम में कन्वर्ट कर दीजिए इंटू इसमें करंट कितना जा रहा है I करंट जा रहा है ना, तो I हो गया। और इसमें कितना वोल्टेज है 5 वोल्टेज है, ये कितना वोल्टेज है 5 वोल्टेज है, =0। तो I कितना हो जाएगा -20, तो इधर जाके +20, इधर +5 तो उधर जाके -5, और 1 × 10 के पावर 3 से इसको क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए। तो ऐसे भी करंट I निकाल सकते हैं। तो यहाँ से I करंट कितना निकल गया 15 मिली एम्पियर निकल गया, कितना 15 मिली एम्पियर। तो IL का वैल्यू क्या होगा, तो हम अगर वो जो वोल्टेज करंट दिया हुआ है और उसको हम वोल्टेज से क्या कर दे डिवाइड कर दे, I क्या होता है V/R होता है। वोल्टेज कितना वोल्ट है 5 वोल्ट है, और आपको लोड रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना है, लोड रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना है 1.2 IL हमको निकालना है। तो वोल्टेज 5 वोल्ट है और लोड रेजिस्टेंस 1.2 है, तो IL का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 5/1.2, इसको कैलकुलेशन करेंगे कितना आ जाएगा 4.16 आ जाएगा। यानी I का वैल्यू निकल गया, IL का वैल्यू निकल गया। अब IZ का कैसे वैल्यू निकाले, तो आपके पास 3 इक्वेशन I=IZ प्लस IL। IL का वैल्यू पता है, I का वैल्यू पता है, तो IZ का वैल्यू क्या होगा, तो IZ का वैल्यू हो जाएगा, सॉरी IZ का वैल्यू निकालना था ना, तो यहाँ पे ऐसे IZ कर दीजिए ना। IZ का वैल्यू क्या हो जाएगा I माइनस IL, यहाँ पे नेमिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। IZ हमको निकालना, तो IZ क्या हो जाएगा, इधर से हमको Z निकालना, तो IL को घटा दीजिए I में, ठीक है। तो 15 माइनस 4.16 यानी यही आपका क्या हो गया IZ का वैल्यू हो गया, यानी IZ 10.84 मिली एम्पियर। कोई दिक्कत किन्हीं को, बस हो गया, यही IL का वैल्यू निकल गया। IZ कितना आसान क्वेश्चन पूछा है बताइए, कहाँ इस क्वेश्चन में कहीं कोई कंफ्यूजन है किन्हीं को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से करते हैं। इन दिस सर्किट सोन जेनर डायोड हैज ब्रेकडाउन वोल्टेज 6 वोल्ट दिया हुआ है। ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना दिया हो 6 वोल्ट, एंड नी करंट दिया हो। नी करंट मतलब जानते हैं क्या होता है, मिनिमम करंट। नी करंट मीन्स मिनिमम करंट। तो IZ मिनिमम कितना हो गया 5 मिली एम्पियर हो गया। जब भी बोलेगा नी मतलब होता है ना थ्रेशोल्ड, मतलब जो सबसे वैसा पॉइंट जहां से वो अराइज, जैसे कि आपको ऐसे एग्जांपल दिए थे कि मान लीजिए एक दुकान में जाते हैं, बोलते हैं आपके पास कम से कम कितना वाला कॉपी है, तो बोलता है मेरे पास कम से कम 10 वाला है, यानी नी करंट कितना हो गया 10 हो गया, मतलब आपका कम से कम कितना हो गया 10 हो गया। तो यही चीज को बोला जाता है, ठीक है, उससे कम का नहीं है। तो यही नी वोल्टेज आपके पास कितना, नी करंट कितना है, तो 5 मिली एम्पियर है, जिसको हम IZ मिनिमम लिख सकते हैं।
हाँ सर लिख सकते हैं। तो कैलकुलेट द मिनिमम वैल्यू रेजिस्टेंस ऑफ आर, तो आर का वैल्यू, ये जो आर दिया हुआ है इस आर का वैल्यू निकालना है, ठीक है। उस बार यहाँ पे आर दिया हुआ था, करंट का वैल्यू निकालना था, यहाँ पे करंट का वैल्यू दे रहा है तो रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है। तो आपको तो एक रिलेशन पता है ना, V इक्वल टू आई आर होता है। तो यहाँ से जब अगर हमको वोल्टेज और करंट पता होगा तो रेजिस्टेंस निकल जाएगा, रेजिस्टेंस वोल्टेज होगा तो करंट निकल जाएगा। बस ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जेनर डायोड वाला पीछे क्वेश्चन था, सेम यही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे आर का वैल्यू नहीं पता है, उस टाइम करंट का वैल्यू नहीं पता था, ठीक है। तो यही आर का वैल्यू निकालना है। कैलकुलेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर सो दैट द आउटपुट वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट एज 6 वोल्टेज, ठीक है। ये फिगर दिया हुआ है, यहाँ से जो वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है 50 ओम का है, यहाँ पे जो जेनर डायोड का वोल्टेज है वो कितना है 6 वोल्टेज है। तो यहां से जो करंट आई जाएगा, अच्छा आई है, एस भी लगा सकते, सोर्स वाला को एस से डिनोट कर सकते हैं, या सिंपल आई रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से आई एस लगा दिए, मतलब ये सोर्स से जो निकल रहा है, ये आई जेड में जो जा रहा है, जेनर डायोड में जो करंट जा रहा है उसको आई जेड से डिनोट कर दिए, लोड रेजिस्टेंस में जा रहा है उसको आई एल से डिनोट कर दिए। तो आपको अभी जस्ट पढ़ाए थे कि आई इक्वल टू क्या होता है, इसको सिंपल आई भी लिख सकते, तो आई इक्वल टू क्या होता है, आई जेड प्लस आई एल होता है। तब हमको क्या निकालना है, आर मिनिमम निकालना है। तो इस लूप में केवीएल अप्लाई कीजिए, इस लूप में केवीएल अप्लाई कीजिए, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट लिखने में क्या होगा कि यहाँ पे 20 वोल्ट 10 वोल्ट है, यहाँ 6 वोल्ट है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 10 माइनस 6 बटा रेजिस्टेंस कितना है 50। डायरेक्ट भी कर सकते या लूप लगा सकते हैं, तो माइनस कितना पहले VS का वैल्यू 10 इंटू RS इंटू क्या हो जाएगा IS, RS इंटू IS मतलब ये रेजिस्टेंस इंटू करेंट, आप ये क्या हो जाएगा प्लस VZ, तो -10 प्लस 5 IS प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी IS इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 माइनस 6 बटा 50। देखिए हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, केवीएल भी लगा के निकाल सकते हैं। तो IS का वैल्यू कितना हो गया 80 मिली एम्पियर हो गया। तो IS इक्वल टू IZ प्लस IL। तो हमको क्या निकालना है बाबू कि आर मिनिमम निकालना है ना, आर मिनिमम निकालना है ना, ध्यान से सुनिएगा, हमको आर मिनिमम निकालना है। तो हम भी आर इक्वल टू क्या होता है V अपॉन आई होता है, तो हम मिनिमम निकालना है, तो हम भागा नीचे में किससे देंगे, IL मैक्सिमम से देंगे कि मिनिमम से देंगे। रेसिप्रोकल में क्या होता है देखिएगा ध्यान से, एक सेकेंड फिर से रुकिए, हमको आर निकालना है, क्या निकालना है मिनिमम, वो भी क्या निकालना है मिनिमम, तो V अपॉन IL, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम मैक्सिमम रखेंगे तब नहीं मिनिमम होगा, रेसिप्रोकल में क्या होता है नीचे बढ़ाएंगे तो ऊपर घटेगा, नीचे बढ़ाएंगे तो ऊपर क्या होगा घटेगा। जैसे 8 को अगर आप 4 से भागा देंगे तो 2, लेकिन वही 8 के भागा आप 5 से देंगे तो क्या हो जाएगा 1 पॉइंट कुछ हो जाएगा। फिर 8 से 1 को 6 से भागा दीजिए और कम हो जाएगा, मतलब नीचे बढ़ाने जाते हैं तो ऊपर वैल्यू क्या होता है कम होते जाता है, ठीक है। यानी हमको आर मिनिमम निकालना है तो कौन सा वैल्यू को नीचे पुट करना होगा, तो एल मैक्सिमम को, यानी IS इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि IZ मिनिमम प्लस IL मैक्सिमम। हम जानते हैं कि IS इक्वल टू क्या होता है IZ प्लस IL होता है। तो अगर ये तो कांस्टेंट रहेगा, ये तो फिक्स रहेगा करंट, जितना सोर्स से करंट निकल रहा है उसको आप बदल सकते हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए, IL मैक्सिमम को बैलेंस करने के लिए हम जेनर डायोड को क्या कर देंगे मिनिमम कर देंगे। बात समझ में आ रहा है, हाँ ये आपका करंट फिक्स है, इसको आपको चेंज नहीं करना है। हमको लोड करंट को बढ़ाना है, तो लोड करंट को बढ़ाना है तो हम जेनर डायोड के करंट को क्या कर देना घटाना होगा, यानी IL मैक्सिमम जब निकालना है तो IZ क्या लिखना होगा मिनिमम। ये मिनिमम का वैल्यू ऊपर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना IZ मिनिमम, जिसको नी करंट बोल रहे थे 5 मिली एम्पियर, बस पुट कीजिए हो गया। तो ये कितना दिया हुआ था इसका वैल्यू, आई का वैल्यू कितना दिया हुआ था IS का वैल्यू 80, IZ मिनिमम का वैल्यू 5 मिली एम्पियर था, IL मैक्सिमम आपको क्या करना है निकालना है। तो IL मैक्सिमम इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 माइनस 5 यानी 75 मिली एम्पियर। तो आर मिनिमम का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो V0 अपॉन IL मैक्सिमम, V0 या VS दोनों सेम होगा क्योंकि ये पैरेलल है। देखिए यहाँ पे ये V0 आउटपुट वाला और V, ये दोनों पैरेलल में क्या होता है वोल्टेज क्या होता है सेम ही होता है ना,
पैरेलल में ये देखिए वी नोट है, यहाँ पे जेनर डायोड कितना है 6 वोल्ट है, दोनों पैरेलल है, पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है सेम होता है, तब मतलब हम वी नोट को वी जेड लिख सकते हैं, यानी उसका वैल्यू कितना है 6 वोल्ट। तो 6 बटा आई एल मैक्सिमम का वैल्यू कितना निकाल के लाए 75 मिली एम्पियर, उसको एम्पियर में कन्वर्ट कर देंगे 10 के पावर -3 से, तो ये 80 ओम हो जाएगा, यानी आर मिनिमम का वैल्यू कितना हो गया 80 ओम हो गया। हमको नहीं लगता किन्हीं को दिक्कत हुआ होगा, बस एक जो फार्मूला बताए थे जेनर डायोड वाला दम उसी पे बेस्ड है, खाली यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस नहीं पता था तो हम करंट पहले निकाल लिए, और करंट वोल्टेज पता था तो करंट से उसको क्या कर दिए डिवाइड कर दिए, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, एक सेकेंड। ए जेनर डायोड विथ ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ 6 वोल्ट, नीक करेंट 5 मिली एम्पियर एंड मैक्सिमम अलाउ पावर डिसिपेशन 300 मेगावाट इज यूज्ड इन द सर्किट शोन, कैलकुलेट मिनिमम एंड मैक्सिमम लोड करेंट। आपको मिनिमम लोड करेंट पूछ रहा है, मैक्सिमम लोड करेंट पूछ रहा है, तो सच दैट बी नॉट कांस्टेंट एट 6 वोल्ट। ठीक है, आपको क्या पूछ रहा है यहाँ पे, जो लोड करेंट जाने वाला है उसमें मैक्सिमम मिनिमम दोनों बताइए। तो बस सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है कि हमको क्या क्या दिया हुआ है, 9 वोल्ट दिया हुआ है, यहाँ से जो करंट निकलेगा उसको आई बोलेंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है, यहाँ पे आर एल दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे वी नोट है, और आर एल में जो लोड रेजिस्टेंस है उसमें जाने वाला करंट को आई एल बोल रहा है। तो नी करंट दिया हुआ है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आई जेड मिनिमम बोलते हैं, उसका वैल्यू कितना है 5 मिली एम्पियर है, और वी जेड का वैल्यू कितना है 6 वोल्ट है, अब पावर कितना दिया हुआ है 300 मेगावाट दिया हुआ है। तो आपको क्या पूछ रहा है, लोड करेंट मिनिमम, लोड करेंट मैक्सिमम, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे देखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हमको सबसे पहले करंट निकालना होगा, टोटल करंट जो सोर्स से जा रहा है जिसको आई बोल रहा है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 9 - 6 बटा कितना 50, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या इसमें केवीएल लगा दीजिए, तो -9 + 50 इंटू आई प्लस कितना हो जाएगा 6 वोल्ट इजकल टू 0, आई इजकल टू कितना हो जाएगा 9 - 6 बटा 50, 3 इंटू यहाँ पे 9 में से 6 गया 3 और बटा कितना 50, इसको हम मिली एम्पियर में बदल देते हैं, तो 10 के पावर 3 से गुना कर दिए, तो ये कितना हो गया आपका 60 मिली एम्पियर हो गया, यानी करंट आपका निकल गया आई सोर्स से जो करंट जाने वाला है वो कितना है, आई एस इजकल टू कितना निकल गया 60 मिली एम्पियर निकल गया। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन देखते चलिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हमको क्या निकालना है, आई का वैल्यू निकालना है, जब आई जेड मैक्सिमम हो तब क्या होगा मिनिमम होगा, आई एल क्या होगा मिनिमम, क्योंकि हमको तो ये करंट फिक्स रखना है, तो आई फिक्स है मतलब इसका वैल्यू कितना है 60 मिली एम्पियर है। तो हमको किसको इंक्रीज करना पड़ेगा, आई जेड के वैल्यू को क्या करना पड़ेगा इंक्रीज करना पड़ेगा, किसके लिए आई एल मिनिमम निकालने के लिए। अच्छा, अब आई जेड मैक्सिमम कहां से निकालेंगे, तो यही तो आपको दिया हुआ था, पी जेड मैक्सिमम दिया हुआ था, जिसको हम लोग पावर को हम लोग क्या बोलते हैं वी इंटू आई बोल सकते हैं, V इंटू आई बोल सकते हैं, तब पी जेड का यानी वी जेड इंटू आई जेड मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू है तो मैक्सिमम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वी जेड का वैल्यू 6 दिया हुआ है, आई जेड मैक्सिमम हमको निकालना है, और पावर कितना था 300 दिया हुआ था, तो आई जेड इजकल टू कितना हो जाएगा 300 बटा 6 यानी 50 मिली एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, तो आई जेड का वैल्यू दिया हुआ है, तो आई जेड का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, कितना हो जाएगा आई जेड का वैल्यू 50, आई एल का मिनिमम का वैल्यू हमको निकालना है, आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60 मिली एम्पियर निकाला हुआ था, तो आई एल मिनिमम का वैल्यू कितना 60 - 50 यानी आई एल मिनिमम का वैल्यू 10 मिली एम्पियर। कहीं कोई प्रॉब्लम हुआ, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। चलिए आई एल मैक्सिमम निकालना है, तो आई एल मैक्सिमम के लिए हम लोग क्या करेंगे, आई इजकल टू आई जेड मैक्सिमम। अच्छा, मैक्सिमम हमको निकालना है, तो इसको क्या आई जेड को क्या करना पड़ेगा मिनिमम करना पड़ेगा, आई जेड को क्या करना पड़ेगा मिनिमम, तो आई जेड मिनिमम, समझ रहे हैं बात को, आई फिक्स है तो आई जेड मिनिमम रहेगा तब तो आई एल मैक्सिमम होगा। तो आई एल मैक्सिमम निकालने के लिए क्या होगा, आई में से आई जेड मिनिमम को घटा दीजिए, जेड मिनिमम क्या होता है जो नी करंट होता है, यानी 60 - 5 यानी 55 मिली एम्पियर। कहीं कोई दिक्कत हुआ बताइए, तो कहीं कोई दिक्कत हुआ देख के जल्दी से बताइए तो हमको। 3 क्वेश्चन करवाएं, इससे ज्यादा केसेस नहीं बन सकता है। ठीक है, वैसे आप
तो पढ़ना तो जितना भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्जाम टाइम में 2-4 दिन बचा हो, इतना देख लीजिए, इसी की बेसिस पे क्वेश्चन कर लीजिएगा। हाँ, थोड़ा बहुत कहीं मिस्टेक होगा फिर भी आपको स्टेप मार्किंग में नंबर दे दिया जाएगा। जैसे 7 नंबर का कम से कम 5 नंबर भी तो दे दे, ठीक है। एक आप मतलब कहीं थोड़ा बहुत मिस्टेक हो आपसे हुआ तब, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप सही ढंग से पढ़ लिए होंगे तो कहीं कोई कन्फ्यूजन रहा होगा, कोई दिक्कत है। जितना बोले बस उसको क्या करते जाना है, रिपीट कर लेना है, एक बार खुद से क्वेश्चन सोल्व कर लेना है। एग्जाम में बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, क्योंकि आपको ओवरव्यू पढ़ना है। उसको भी पता है कि आप सिविल ब्रांच से, आपको क्या करना है, ओवरव्यू पढ़ना है। तो उतना डीपली क्वेश्चन फंसाने वाला क्वेश्चन कभी नहीं पूछता है, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन देख रहे होंगे, जैसे अभी हाफ वेव रेक्टिफायर वाला, फुल वेव रेक्टिफायर वाला देखे तो इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन था, तो उसमें देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। ये कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ था, एक सेकंड देखिए, रुकिए दिखाते हैं। हाँ, फुल वेव रेक्टिफायर वाला 2021 वाला में पूछा हुआ था। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा था। खाली क्या क्या पूछ रहा था, आई आर मतलब कोई फंसाने वाला क्वेश्चन था, जैसे जैसे पढ़ाए वैसे वैसे पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए यही 2021 वाला पूछा हुआ क्वेश्चन है। मतलब सिंपली क्या क्या किया हुआ है देखिए, तो IRMS का वैल्यू निकालिए। इसका वैल्यू आपको पता है कि क्या होता है, IM/√2 होता है। हाँ सर, ये तो पता है। IDC निकालना है तो 2IM अपॉन क्या होता है, पाई होता है। हाँ सर, ये तो पता है। रिपल फैक्टर कितना होता है, तो फॉर्म फैक्टर का होल स्क्वायर माइनस कितना होता है, 1। इसका वैल्यू 81 फुल वेव रेक्टिफायर में आता है। PIV क्या होता है सर, तो अगर ये सेंटर टाइप है तो 2 VM के बराबर हो जाता है। हो गया सर। इफिशियंसी पूछ रहा था, इफिशियंसी कितना % होता है इसका, सॉरी, इसका रिपल फैक्टर 0.48 होता है, 48 कुछ होता है, 6 होता है। और इसका इफिशियंसी कितना है, 81.2% होता है। हो गया सर, बन गया। देखिए कहीं कुछ फंसाने वाला क्वेश्चन पूछा है। उसी तरह से देखिए जेनर डायोड में कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। जेनर डायोड में कितना आसान, मतलब वही तो बोल रहे हैं बाबू, एक ही बात को कितना बार रिपीट करें कि अगर आप सही ढंग से क्वेश्चन कर लेते हैं, जितना क्वेश्चन करवाया हुआ, तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए ये क्वेश्चन में, यही 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सिर्फ क्या निकालना है इसमें, लोड करेंट। अभी तो हम IZ मिनिमम मैक्सिमम करके भी बताए कि ऐसा भी पूछ सकता है, लेकिन आपको दम सिंपल क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है, सिर्फ कि IL का वैल्यू बताओ, IZ का वैल्यू बता। तो हम क्या कर देंगे, सिंपली 20 - 5, यहाँ पे हमको निकालना है, यहाँ से I का वैल्यू निकालना है। तो 20 - 5 बटा रेजिस्टेंस कितना, 1 × 10⁻³ यही करंट निकल गया I का वैल्यू। यही I 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा था, IL + IZ में। तो IL और IZ का, IL का वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, तो 5 यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है, यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है, यहाँ रेजिस्टेंस दिया हुआ है, दोनों को डिवाइड कीजिए, IL का वैल्यू निकल गया। तो IL का वैल्यू निकल गया और क्या निकल गया, I का वैल्यू निकल गया। तो IZ का वैल्यू आसानी से निकाल सकते, कैसे, I - IL। बस हो गया, बन गया क्वेश्चन। कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। तो आई होप मेरे हिसाब से आप तीनों क्वेश्चन को जेनर डायोड वाला अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। कहीं कोई कंफ्यूजन होगा तो हमसे आप बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये मॉड्यूल 1 में जितना क्वेश्चन बन सकता था उसको हम कंप्लीट किए। मॉड्यूल 2 में आते हैं जहां पे ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन कनेक्शन, ठीक है, उसको हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें 3 वो देखेंगे। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम CB से डिनोट करते हैं। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन CE से डिनोट करते हैं। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन CC से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो 3 तरह से आपसे क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होते हैं, और जो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है इसी से पूछा हुआ है। तो आपको कोई एक से पूछा हुआ, हम तीनों आपको बताएंगे, तीनों समझाएंगे, ठीक है, कि क्या है CB, क्या है CE, क्या है CC, क्या है। तो आइए इसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से अब आपको दिखाते CB यानी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कैसे हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे, क्योंकि देखिए ये तीनों अगर समझ लीजिएगा तो आपको न्यूमेरिकल करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। पहले इसको समझिएगा कैसे हम लोग कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कब कहेंगे, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन कब कहेंगे, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन कब कहेंगे। तो उसके लिए बहुत ही आसान तरीके से आपको हम समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए इसको इनपुट सिग्नल बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आउटपुट हो गया, ठीक है, तो इनपुट आउटपुट हो गया। अच्छा, इसके बाद सुन लीजिएगा, इसको हम लोग बेस बोलते हैं, इसको इमीटर हो गया, ये आपका क्या हो गया, कलेक्टर हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया इमीटर हो गया, ये आपका कलेक्टर हो गया, ये इमीटर हो गया, ये बेस हो गया। तो अगर इनपुट और आउटपुट के बीच में देखिए, इनपुट इज अप्लाइड बिटवीन इमीटर एंड बेस। इनपुट कहाँ अप्लाइड कर रहे हैं, जहां पे इनपुट कहाँ अप्लाइड कर रहे हैं, इमीटर और बेस के बीच में कर रहे हैं इनपुट, और कलेक्टर और बेस के बीच में कर रहे हैं आउटपुट। यानी कॉमन कौन हुआ, बेस। कॉमन कौन हुआ, बेस। इसलिए इसका नाम क्या दिए,
कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन दिए। ध्यान से फिर से सुनिएगा, ये चीज को अगर आप थोड़ा थोड़ा जान लीजिए, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल बहुत आसान होता है इसका। सीबी यानी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन मतलब बेस कॉमन होगा वहां पे। तो इनपुट इज अप्लाइड बिटवीन इमीटर एंड बेस। इनपुट पे क्या अप्लाइड कर, इनपुट कहाँ पे अप्लाइड करना है, जहां इमीटर और बेस है, ठीक है। और आउटपुट पे क्या करना है, कलेक्टर और बेस को, कलेक्टर और बेस को। तो यहाँ पे आपका हो गया कलेक्टर, ये आपका क्या हो गया बेस। तो ये यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट होगा। तो बेस इज कॉमन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। आउटपुट और इनपुट के बीच में कॉमन कौन है, बेस है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन पड़ा। तो ये आपको एग्जाम में इसको लिखने के लिए आ सकता है, ऐसा नहीं कि इस पे न्यूमेरिकल ही पूछ सकता है, ऐसा पूछ सकता है या पूछा हुआ भी लगता है क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन को लिखे, तो आपको लिखना होगा 3, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या करना है कि लिखना है इनपुट कहां पे अप्लाइड होगा, इमीटर और बेस पे। आउटपुट कहां पे अप्लाइड होगा, कलेक्टर और बेस पे, जहां पे बेस क्या होगा, कॉमन इनपुट और आउटपुट के बीच में। इसी डायग्राम को आपको बना देना है, बस आपका नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीसी करेंट गेन क्या होता है। तो ये रेशियो होता है आउटपुट करेंट कलेक्टर पे और इनपुट करेंट कहां पे, इमीटर पे, ठीक है। तो डीसी करेंट गेन इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट करेंट आईसी टू द इनपुट करेंट आई। मतलब आउटपुट पे जो करेंट कलेक्टर करेंट है उसका रेशियो और किसका टू द इमीटर करेंट का, यानी कलेक्टर करेंट टू इमीटर करेंट के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं, जिसको डीसी करेंट गेन बोलते हैं। यानी अब आपसे अल्फा का वैल्यू पूछे तो बोलेंगे कलेक्टर करेंट और इमीटर करेंट के अगर हम रेशियो कर देते हैं उसी को डीसी करेंट गेन बोलते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। याद हो गया, चलिए मेरे हिसाब से याद हो गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और थोड़ा सा आगे देखते हैं कि अल्फा का जो रेंज होता है, वैल्यू होता है, कहां से कहां के बीच में होता है, 0.90 से 0.99 के बीच में होता है। तो अल्फा का वैल्यू अगर आपसे पूछा जाए तो 0 या ऑब्जेक्टिव में या जहां भी आए तो 0.99 के बीच में, या कैलकुलेट करेंगे तो 0.9 टू 0.99 के बीच में आना चाहिए। अब आते हैं कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो जैसे ही कॉमन इमीटर दिख रहा है मतलब बीच में कौन होगा, इमीटर होगा। बीच में कौन होगा, इमीटर होगा। किसके बीच में, इनपुट और आउटपुट के बीच में। तो इन दिस कॉन्फ़िगरेशन इनपुट इज अप्लाइड बिटवीन बेस और इमीटर। जो हम कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे हैं तो उसमें इनपुट पे क्या अप्लाइड होगा, इनपुट कहाँ, इनपुट किसके बीच में अप्लाइड होगा, तो बेस और इमीटर के बीच में। वाइल आउटपुट कहाँ होगा, तो कलेक्टर और इमीटर के बीच में। तो इमीटर यहाँ पे क्या हो जा रहा है, कॉमन हो जा रहा है, यानी इनपुट और आउटपुट के बीच में कौन सा आएगा, इमीटर आएगा। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे अब उसी चीज को फिगर में देख लेते हैं कि ये आउटपुट है, ये क्या है आपका इनपुट है। तो यहाँ पे ये बेस हो गया, इसी को बेस बोलते थे ना, एसी को बेस बोलते थे। तब बेस और यहाँ पे क्या है, इमीटर है। तब बेस और इमीटर के बीच में क्या है, इनपुट है। कलेक्टर और इनपुट के बीच में क्या है, आउटपुट है। कलेक्टर इमीटर के बीच में क्या है, आउटपुट है। तो जब यहाँ पे इमीटर जो दिख रहा है इनपुट और आउटपुट के बीच में है, यानी कॉमन है, इसलिए इसका नाम कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन पड़ा, ठीक है। कोई किन्हीं को दिक्कत किसी चीज से तो ये फिगर बना दीजिएगा। इसमें हम डीसी करंट गेन कैसे निकालते हैं, तो इसका रेशियो होता है कलेक्टर करंट टू द बेस करंट, जिसको हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं। तो कलेक्टर करंट को हम बेस करंट से अगर हम डिवाइड कर देते हैं, रेशियो कर देते हैं कलेक्टर करंट और बेस करंट को, उसी को हम लोग बीटा बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो बीटा का वैल्यू आई सी अपॉन आई बी, क्योंकि आप जानते हैं कि आई सी क्या हो गया, कलेक्टर करंट, और आई बी क्या हो गया, बेस करंट। दोनों के रेशियो, इसका रेंज कितना होता है, 20 से 500 होता है, 20 से लेकर 500 तक होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सी सी, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो in this configuration input is applied between base and collector while output taken out the from इमीटर टू कलेक्टर। नाम मतलब आगे पीछे हो गया, उससे दिक्कत नहीं, इमीटर और कलेक्टर होगा, ठीक है। कलेक्टर कॉमन, तो कलेक्टर यहाँ पे क्या हो जा रहा है, कॉमन हो जा रहा है। तो कलेक्टर ऑफ ट्रांजिस्टर इज कॉमन इज बोथ इनपुट एंड आउटपुट। यहाँ पे कौन कॉमन होगा, तो कलेक्टर कॉमन होगा,
कलेक्टर कॉमन होगा, यहाँ पे ई मीटर होगा, यहाँ पे ई मीटर होगा, यहाँ पे क्या होगा कलेक्टर होगा, यहाँ पे क्या होगा बेस होगा। तो बेस और कलेक्टर के इनपुट, इमीटर और कलेक्टर के बीच में आउटपुट, तो आउटपुट इनपुट के बीच में कौन आ गया कलेक्टर आ गया, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टर कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसका डीसी करेंट गेन क्या होगा, डीसी करेंट गेन क्या होगा, इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट करेंट टू द इनपुट करेंट। आउटपुट करेंट पे आई यानी इमीटर करेंट टू द बेस करेंट को हमको क्या बोलेंगे गामा बोलेंगे, ठीक है। आई होप तीनों पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अल्फा का वैल्यू क्या है आई सी अपन आई है, मतलब कलेक्टर करेंट टू द इमीटर करेंट, और बीटा का वैल्यू को क्या बोलते थे कलेक्टर करेंट टू द बेस करेंट। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं या रिलेशन जानते हैं कि इमीटर करेंट इजकल टू बेस करेंट प्लस क्या होता है कलेक्टर करेंट होता है। ये चीज आपको पता है या आप जान लीजिए अभी कि इमीटर करेंट के बराबर होता है बेस करेंट प्लस कलेक्टर करेंट। इसी से अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन निकल जाएगा। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई आई सी, आई सी से दोनों साइड क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए। तो आई अपॉन आई सी, आई बी प्लस आई सी को आई सी से डिवाइड कर देते हैं। तो आई अपॉन आई सी, इधर दोनों को डिवाइड करेंगे तो आई बी अपॉन आई सी हो जाएगा, आई सी से कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आप जानते हैं कि अल्फा इजकल टू आई सी अपॉन आई होता था, आई सी अपॉन आई ए मतलब कलेक्टर करेंट टू द बेस इमीटर करेंट। तो ए अभी दिया हुआ आई कलेक्टर इमीटर करेंट टू कलेक्टर करेंट दिया हुआ, मतलब उल्टा दिया हुआ है, तो 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा। बीटा का वैल्यू जानते थे कि आई सी अपॉन आई बी होता है, यानी कलेक्टर करेंट टू द बेस करेंट होता है, लेकिन यहाँ पे बेस करेंट टू कलेक्टर करेंट है, मतलब उल्टा है, तब 1 अपॉन बीटा हो जाएगा प्लस 1। तो 1 अपॉन अल्फा इजकल टू क्या हो जाएगा, बीटा का एलसीएम ले लेंगे तो 1 प्लस बीटा, यानी अल्फा का वैल्यू यहां से निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा बीटा अपॉन बीटा प्लस 1, ठीक है। यानी अल्फा अगर आपको निकालना है, अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन है, तो बीटा अपॉन बीटा प्लस 1 आप लिख सकते हैं, या 1 प्लस बीटा भी बोल सकते हैं। अगर हमको बीटा के रिस्पेक्ट में निकालना है तो ये तो अल्फा के रिस्पेक्ट में हो गया, अगर बीटा के रिस्पेक्ट में निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, बीटा इंटू 1 बीटा, अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा, अल्फा इंटू 1 अल्फा, अल्फा इंटू बीटा इजकल टू बीटा। तो अल्फा इजकल टू क्या हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा बीटा, बीटा को कॉमन ले लेंगे 1 माइनस अल्फा, यानी बीटा इजकल टू अल्फा बटा 1 माइनस अल्फा। यानी आपको अल्फा पूछेगा तो बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा लिख सकते हैं, और बीटा पूछेगा तो अल्फा बटा 1 माइनस अल्फा लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों में याद हो गया होगा, कोई दिक्कत है। चलिए, तो इससे क्वेश्चन मतलब काम देता है, आगे यूज आता है। अब आते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ डायग्राम इतने टाइप से, जितना यहाँ पे दिख रहा होगा मेरे पेज में, इतना टाइप से कुछ डायग्राम आ जाता है ना, तब हम समझ नहीं पाते कि कौन सा तीनों में कौन सा है। ऐसा होता है ना आपके साथ कि क्वेश्चन हम तीनों ये जो अभी कॉन्फ़िगरेशन समझा रहे थे, कलेक्टर करेंट, बेस करेंट और इमीटर करेंट, ये तीनों समझा रहे थे। यहाँ पे कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, तीनों समझाए। उसमें कुछ इस तरह से हम लोग डायग्राम को अरेंज कर सकते, तो कैसे कैसे कर सकते पहले उसको बता देते, ताकि आपको कहीं से भी क्वेश्चन रहे तो आप फंसे ना वहां पे, ठीक है। तो ऐसा तो ये तो आपको पता है कि ये कलेक्टर करंट है, ये मीटर करंट है, यहाँ पे बेस है, ठीक है। तो बताइए कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये क्या है इनपुट है, ये क्या है इनपुट है, ये क्या है आपका आउटपुट है। तो बताइए देख के कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। इसको क्या बोलेंगे कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, यहाँ पे जो डायोड है उसका जो जर्मेनियम का सॉरी यहाँ पे जो वोल्टेज है, अगर जर्मेनियम का डायोड है तो उसमें हम लोग वोल्टेज कितना कंसीडर करते हैं 0.3। ये आपको रेगुलर क्लास में भी बताया गया होगा, नहीं तो याद कर लीजिए, इसका जरूरत पड़ेगा कि। और सिलिकॉन के अगर रहेगा तो कितना होगा 0.7 रहेगा, ठीक है। जर्मेनियम का है तो 0.3, सिलिकॉन का है तो 0.7। इस डायग्राम को हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं कि VBE यहाँ जो वोल्टेज होगा वो अगर जर्मेनियम का है तो 0.3 या सिलिकॉन का है तो 0.7। तो ये डायग्राम में तो कोई दिक्कत नहीं है। इस डायग्राम में देखते हैं कि यहाँ पे जो वोल्टेज और रेजिस्टेंस था उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है, ये वोल्टेज है, हम इसको बेस से ले जाते हुए ऊपर की ओर, और ऊपर क्या कर देते ग्राउंड कर देते। RB आपका रेजिस्टेंस हो गया, और VB आपका जो वोल्टेज था, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है।
कोई दिक्कत है? चलिए यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर दिया रहेगा तो आप इस तरह से कर दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे क्या था, ये वोल्टेज दिया, VCC दिया था, ये VCC दिया था, RC रेजिस्टेंस दिया था। तो इसको हम दोनों को सीरीज में कर देते हैं, RC इंटू VCC। तो मतलब ऐसा आप फिगर बना सकते हैं, ठीक है, सेम ही चीज आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे RB है, यहाँ पे RC है, दोनों पैरेलल में है, यहाँ पे दोनों वोल्टेज है। तो वोल्टेज को एक साथ मिला देते हैं, RB को RC को क्या कर देते हैं, पैरेलल कर देते हैं। तो RB हो गया, RC हो गया, पैरेलल कर दिए, वोल्टेज को दोनों को एक में मिला के उसको VCC कर दिए। यहाँ पे जो सिलिकॉन का अगर डायोड है तो उसका वैल्यू कितना होगा, 0.7 होगा, ठीक है, यानी VBE का वैल्यू कितना होगा, 0.7। चलिए इसमें कोई दिक्कत, ये इसको हम एक जगह लिख देते हैं, VCC कर देते हैं, ठीक है, जो क्या होता है हमेशा प्लस माइनस प्लस ऐसे करके होता है। ये आपका रेजिस्टेंस है RB RC, ठीक है। तो कलेक्टर है तो करंट यहाँ पे IC होगा, बेस है तो यहाँ पे करंट IB होगा, क्योंकि हम बेस में, अगर बेस रहेगा तो बेस में करंट कौन जाएगा, बेस करंट जाएगा, कलेक्टर में कलेक्टर जाएगा, ईमीटर में क्या जाएगा, I जाएगा, ईमीटर करंट जाएगा। तो हमको इससे क्या क्या फाइंड आउट करना है, IB करना है, मतलब इसमें बेस में जो करंट जा रहा है, कलेक्टर में जो करंट आ रहा है और ईमीटर में जो करंट आ रहा है, ठीक है। अब VCC का वैल्यू, VCE का वैल्यू निकालना है। बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे, बहुत ही आसान तरीके, बस आपको किरचॉफ लॉ पता होना चाहिए। नहीं भी पता है तो एकदम सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चलिए इससे हम दिखाते हैं कि कैसे इक्वेशन लिखेंगे। ये आपका VCC है, माइनस से प्लस, RB है, RC है, ठीक है, और ये क्या है आपका बेस है। तो यहाँ पे ये जो VBE होगा कितना होगा, 0.7 होगा, हमेशा सिलिकॉन का कंसीडर करेंगे तब। अगर जर्मेनियम का करेंगे तो यहाँ कितना होगा, 0.3 होगा, ठीक है। RC का वैल्यू, RB का वैल्यू अगर दिया है तो करंट पूछ देगा, करंट दिया हुआ है तो रेजिस्टेंस पूछ देगा। बस इतना ही आपको, इतना ही पे बनाना है। तो देखिए फिगर, लास्ट फिगर समझ में आया। इसी फिगर से हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे। इसी फिगर से हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे। कोई दिक्कत है? चलिए बनाते हैं। इनपुट से इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते हैं, तो इधर को हम लोग इनपुट बोल रहे हैं, देखिएगा ध्यान से देखिएगा तब समझ में आएगा। इसको हम लोग इनपुट बोल रहे हैं, एक सेकेंड, इसको हम लोग इनपुट बोल रहे हैं। यहाँ से ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे तो इसको इनपुट बोलेंगे। इतना इक्वेशन को कंसीडर करना है। अगर आउटपुट की बात करें तो आउटपुट को हम लोग इधर से चलेंगे, आउटपुट को हम लोग इधर से चलेंगे, इसको आउटपुट बोलेंगे। इधर आपको इनपुट हो गया सेक्शन, ये आपका आउटपुट सेक्शन हो गया, ठीक है। तो केवीएल केसीएल पढ़ेंगे, किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे वहां पे। तो क्या देखते थे सबसे पहले कि हम लोग मतलब इक्वेशन लिखते थे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, इधर से हम आ रहे हैं तो सबसे पहले क्या है, माइनस VCC है इनपुट सेक्शन पे, इक्वेशन एट इनपुट सेक्शन पे। तो पहले क्या दिखा, माइनस VCC देखा। उसके बाद आते हैं तो क्या दिखा, RB दिखा। हमको वोल्टेज में ना बदलना है तो RB के रेजिस्टेंस को वोल्टेज में बदलने के लिए इसमें किससे गुना करेंगे, RB से, क्योंकि बेस करंट हमको बेस में जा रहे हैं तो बेस करंट से गुना करना पड़ेगा। तो RB को किससे गुना करना पड़ेगा, IB से। और उसके बाद लास्ट में हमको क्या मिलता है, यहाँ पे VEB मिलता है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो यानी क्या हो जाएगा, प्लस VB इक्वल टू 0। तो IB हमको करंट यही निकालना था, IB ना, तो यानी माइनस VCC तो उधर प्लस VCC, इधर माइनस VE प्लस VE तो उधर माइनस VE, RB यानी गुना में तो उधर भागा में, यानी IB का भी वैल्यू निकल गया। अब VB कितना होगा, 0.7। तो इसको नेगलेक्ट अगर कर देते हैं, क्योंकि बहुत कम वैल्यू है, अगर नेगलेक्ट करते हैं तब, नहीं भी कर सकते, जरूरी नहीं कि आपको करना ही है। तो अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, VB का वैल्यू खत्म हो जाएगा, यानी VCC अपॉन RB हो जाएगा। तो कर भी सकते, नहीं भी कर सकते। करना हो तो आपको यहाँ पे कंसीडर करना होगा कि इस वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, नेगलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन आपको बस जरूरत नहीं है नेगलेक्ट करने का, बस इक्वेशन इनपुट सेक्शन पे लिख दीजिएगा, इक्वेशन आउटपुट सेक्शन पे लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे IC का वैल्यू क्या हो जाएगा, IC हम जानते हैं कि बीटा इजिकल टू क्या होता है, बीटा इजिकल टू क्या होता है, IC अपॉन IB होता है, यही ना। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो IC इजिकल टू क्या हो जाएगा, बीटा इंटू IB हो जाएगा। तो IC इजिकल टू IB का वैल्यू कितना, तो बीटा इंटू VCC माइनस VE बटा RB, यानी IC के भी वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे। हमको पता है कि बीटा इंटू IB होता है, और यहाँ से हम किसका वैल्यू निकाल चुके हैं, IB का वैल्यू निकाल चुके हैं। बीटा का वैल्यू दिया रहता है क्वेश्चन में, आपको भी पता है कि 20 से कितना बीच में होता है, 500 होता है, ठीक है। नहीं भी दिया रहे तो अपने से जूम कर लीजिएगा कोई वैल्यू,
20 और 500 के बीच में, तो आई सी का वैल्यू आराम से निकल जाएगा, बीटा इंटू आई बी। बीटा का वैल्यू जो दिया रहेगा, जो क्वेश्चन में जैसे दे दिया 50, तो यहाँ 50 धर दीजिएगा। आई बी का वैल्यू तो कैलकुलेशन करके निकाल ही लेंगे, अभी जनरल इक्वेशन सिखा रहे हैं, फिर क्वेश्चन भी करवाएंगे। इक्वेशन एट आउटपुट सेक्शन, आउटपुट सेक्शन पे इक्वेशन कैसे निकालते हैं हम लोग, तो आउटपुट पे सबसे पहले क्या मिल रहा है, माइनस VCC मिल रहा है, फिर RC इंटू IC मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज बनाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे क्या है, VCE है, VCE कलेक्टर और इमीटर, ठीक है, वोल्टेज किसके बीच में, कलेक्टर और इमीटर के बीच में, तो 3 गो मिल रहा है ना। तो इसको लिख देंगे माइनस VCC प्लस IC इंटू RC या प्लस VCE इजकल टू 0। तो VCE इजकल टू कितना होगा, तो यानी माइनस में VCE, तो इधर में प्लस में VCE, और इधर क्या हो गया माइनस IC RC, तो इधर क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस IC RC, तो इधर आके माइनस IC RC हो जाएगा। यानी VCE का वैल्यू VCC में से IC RC का वैल्यू घटा देते, वही VCC आ जाता है। बस यही तीनों निकालना होता है। क्या क्या निकालना होता है, IC निकालना होता है, IC निकालना होता है, IB निकालना होता है, और VCE निकालना होता है, बस इतना ही निकालना होता है। तो आइए क्वेश्चन करवाते हैं, ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, VCC का वैल्यू 9 वोल्ट है, रेजिस्टेंस 300 किलो ओम दिया हुआ है, आरबी का, VB का, जर्मेनियम का, इसका ले लेते, सिलिकॉन का ले लेते, तो जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0.7। यहाँ पे RC का वैल्यू 2 किलो ओम है, और बीटा का वैल्यू 50 दिया हुआ है। तो इक्वेशन लगा हमको निकालना, IC निकालना है, VCE निकालना है, ठीक है। तो IC निकालने के लिए हमको पहले क्या निकालना पड़ता है, IB निकालना पड़ता है, IB निकालना पड़ता है, तब हम IC इजकल टू क्या कर देते हैं, बीटा इंटू IB कर देते हैं, यानी IB को बीटा से गुना, बीटा का वैल्यू कितना 50। तो सबसे पहले हमको IB निकालना पड़ेगा, तो यानी इनपुट सेक्शन पे इक्वेशन लगाइए, तो इनपुट सेक्शन पे इक्वेशन लगाइएगा तो क्या क्या मिलेगा, इनपुट सेक्शन कहाँ से कहाँ होता है, इनपुट सेक्शन कहाँ से कहाँ होता है, तो इनपुट सेक्शन यहाँ से लेके ऐसे होता है, यहाँ तक होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ -9 वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है, ये हमेशा माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो -9 वोल्ट हो गया, 300 इंटू, क्योंकि रेजिस्टेंस में हमेशा हायर टू लोअर जाता है, तो इसलिए हमेशा प्लस होगा, 300 इंटू कितना IB, क्योंकि ये RB है तो RB का वैल्यू 300 इंटू इसी से करंट जाएगा, उसको हम IB बोलेंगे। और यहाँ पे क्या है, VB है, VB का वैल्यू कितना 0.7। तब चलिए पुट कीजिए, IB का वैल्यू निकालना है, तो -9, तो इधर +9, प्लस भी तो इधर माइनस, और 300 गुना में तो इधर भागा में, VB का वैल्यू कितना 0.7, क्योंकि हम सिलिकॉन का कंसीडर कर रहे हैं, तो 0.7, तो 9 में से 0.7 घटेगा, 300 गुने 10 के पावर 3, क्योंकि किलो ओम में है तो ओम में बदल देंगे, तो 27.66 माइक्रो, क्योंकि 10 के पावर 3 है ना, तो माइक्रो एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। यानी IB का वैल्यू कितना 27.66 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। अब आते हैं IC का वैल्यू निकालते हैं, तो IC के वैल्यू के लिए हम जानते हैं बीटा इंटू IB कर देते हैं, बीटा का वैल्यू 50, IB का वैल्यू 27.66 गुने एम्पियर में, क्योंकि यहाँ पे नीचे जनरल इक्वेशन आपको लिखे होंगे कि हमेशा करंट जो होगा माइक्रो एम्पियर में होगा, बेस करंट हमेशा माइक्रो एम्पियर में होगा, यानी IB हमेशा माइक्रो एम्पियर में रखना है, कलेक्टर करंट को मिली एम्पियर में रखना है, अब वोल्टेज को हमेशा वोल्ट में रखना है, रेजिस्टेंस को हमेशा किलो ओम में रखना है, तो इतना याद रखिएगा। तो हमको मिली एम्पियर में बदलने के लिए पहले इसको एम्पियर में बदल देते हैं, तो एम्पियर में माइक्रो एम्पियर को एम्पियर में बदलने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, -10 के पावर 6 से, तो ये इतना हो गया 1.383 गुने 10 के पावर -3 एम्पियर हो गया। तो इसको मिली एम्पियर में रखना होता है ना कलेक्टर करंट को, तो उसको हम क्या कर देंगे 10 के पावर 3 से गुना कर देंगे, तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, 1.38 मिली एम्पियर आ जाएगा। यानी IB को रखना है माइक्रो एम्पियर में और IC को रखना है किसमें, मिली एम्पियर में, ठीक है। चलिए, तो IC का वैल्यू निकल गया। अब हमको VCE का वैल्यू निकालना है, तो VCE के लिए हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट सेक्शन पे इक्वेशन लगा देते हैं। तो आउटपुट सेक्शन पे क्या क्या मिल रहा है आपको, देखिए तो VCC का वैल्यू है, VCC का वैल्यू है 2 किलो ओम है, और कितना है VCE, यहाँ पे VCE निकालना है, कलेक्टर और इमीटर, ठीक है। चलिए, तो इसको देखना है, तो देखिए यहाँ पे VC था 200 किलो ओम था, जिसको IC से गुना कर देंगे, प्लस VCE इजकल टू 0, तो हमको IC का वैल्यू कितना है 1.383 10 के पावर -3 एम्पियर में, और VCE क्योंकि वोल्टेज हमको वोल्ट में निकालना तो एम्पियर में रखना पड़ेगा, तो -9,
तो वी सी इजकल टू कितना हो गया माइनस नो, तो इधर प्लस नो, ये प्लस में तो इधर जाके क्या हो गया माइनस में, तो वी सी का वैल्यू 8.99 वोल्ट हो गया। मतलब दो ही इक्वेशन है, एक इनपुट पे लगाइए, दूसरा क्या कहाँ पे लगाइए, आउटपुट पे लगाइए, बस हो गया क्वेश्चन सोल्व। ठीक है, तो जनरली आपको ये चीज याद है कि बेस करंट को हम लोग माइक्रो एम्पियर में, कलेक्टर करंट को मिली एम्पियर में, अब वोल्टेज को हम लोग वोल्ट में रखते हैं और रेजिस्टेंस को किलो ओम में। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं, इन एम्पलीफायर सर्किट शोन द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2। इस बार क्या निकालना है, रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, रेजिस्टेंस ही निकालना है। सच दैट द ट्रांजिस्टर ऑपरेटिंग एट VC का वैल्यू दिया हुआ है, IC का वैल्यू दिया है, बीटा का वैल्यू दे दिया है, और दो बार दिया है, एक बार बीटा का वैल्यू 150 लेना है, एक बार बीटा का वैल्यू 2 से लेना है, मतलब दो पार्ट में बनाना है। तब फर्स्ट पार्ट की बात करें तो बीटा का वैल्यू 150, VC का वैल्यू 3 वोल्ट, IC का वैल्यू 1.5 मिली एम्पियर, क्योंकि हम जानते हैं कलेक्टर करंट किस में होता है, मिली एम्पियर में होता है। तो R1 R2 का वैल्यू निकालना है। और दूसरा पार्ट में बोला है कि बीटा का वैल्यू इतना है, तो ऑपरेटिंग पॉइंट बताएं। ऑपरेटिंग पॉइंट मतलब क्या, VC और IC बताना है। कैलकुलेट द ऑपरेटिंग पॉइंट, ऑपरेटिंग पॉइंट बोल रहा है तो मतलब VC और IC निकालना है। तो ये आपके पास क्या है, एक सर्किट डायग्राम है जिसमें कुछ कैपेसिटर भी लगा हुआ है। तो हम जानते हैं कि डीसी सर्किट में कैपेसिटर क्या होता है, इनफाइनाइट हो जाता है, तो मतलब बिहेव करता है, तो यहाँ से ये नेगलेक्ट हो जाएगा, यानी सिर्फ डायग्राम कैसा बचेगा, देखिए XC इजकल टू जानते हैं ना 1/2 FC, यानी फ्रीक्वेंसी 0 इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब ओपन सर्किट हो जाएगा, मतलब ये हट जाएगा। तो ये यहाँ से कैपेसिटर को सीधे क्या कर देना, आपको हटा देना है। कैपेसिटर अगर ऐसा लगा रहेगा तब आपके पास फिगर कैसा बचा, VCC का वैल्यू 6 वोल्ट दिया हुआ है, R1 है, यहाँ पे R2 है, करंट बेस में IB हो जाएगा, करंट कलेक्टर में IC हो जाएगा, यहाँ पे करंट इमीटर में IE हो जाएगा। अब VBE का वैल्यू आपको जर्मेनियम है तो कितना हो, सिलिकॉन है तो कितना हो जाएगा 0.7 हो जाएगा, ये तो आपको पता है। बस इनपुट सेक्शन पे इक्वेशन लगाइए, आउटपुट सेक्शन पे इक्वेशन लगाइए। तो इनपुट सेक्शन पे इक्वेशन लगाते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, माइनस VCC होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस होता है, माइनस VCC होगा। उसके बाद R1 इंटू क्या होगा, IB होगा, और फिर क्या होगा, VBE होगा। तो माइनस VC R1 इंटू IB प्लस VBE इजकल टू 0। तो यहाँ से माइनस VCE का वैल्यू दिया हुआ था -6, IB का वैल्यू था 10 इंटू R1, और VBE का वैल्यू था 0.7, ठीक है, इजकल टू 0। तो IC इजकल टू क्या हो जाएगा, बीटा इंटू IB। आपको पता है इक्वेशन पीछे पढ़ाए हैं कि बीटा इजकल टू क्या होता है, IC अपॉन IB होता है, IB होता है। तो IC का वैल्यू बीटा इंटू IB, IC बटा बीटा, हमको B का वैल्यू निकालना है ना, IB का वैल्यू निकालना है ना, तो IB का वैल्यू कितना हो जाएगा, IC बटा बीटा, यानी 1.5 दिया हुआ था IC का वैल्यू, बीटा का वैल्यू 150, 0.1। इसको हमको किस में रखना है, माइक्रो एम्पियर में रखना है ना, तो गुना कर देंगे 1000 से, यानी 10 माइक्रो एम्पियर आ जाएगा। यही पे यहाँ पे IB का वैल्यू क्या कर दिए, पुट कर दिए। तो R1 का वैल्यू कितना आ गया, तो R1 का वैल्यू इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, इधर -6 तो इधर +6, इन्हें प्लस 0.7 तो इधर -0.7 बटा 10 का वैल्यू। अच्छा, हमको R1 निकालना है ना, इसको किस में, किलो ओम में रखना होता है ना, तो 10 गुने 10 के पावर -6, इसको किस में कन्वर्ट कर दिए, किलो ओम में, यानी R1 का वैल्यू आपको निकल गया। कोई दिक्कत। अब आउटपुट सेक्शन पे लगाइए। आउटपुट सेक्शन में क्या क्या होता है, माइनस VCC होता है और माइनस VCC, उसके बाद R2 इंटू IC, R2 इंटू क्या IC, एक क्या है यहाँ पे VCE है, क्या है VCE। तो क्या हो जाएगा, अभी माइनस VCC R2 इंटू IC प्लस VCE इजकल टू 0। तो R2 इजकल टू क्या होगा, VCC है माइनस माइनस VCC था तो ये प्लस है, ये प्लस है तो उधर जाके माइनस है, अब बटा IC ये गुना में तो इधर आके भागा में, यानी 6 माइनस VCE का वैल्यू दिया हुआ था 3 वोल्ट और IC का वैल्यू दिया हुआ है 1.5, तो यहाँ से R2 का वैल्यू निकल जाएगा कितना, 2 किलो ओम। तो यहाँ तक तो किन्हीं को दिक्कत नहीं था। इनपुट सेक्शन पे आउटपुट सेक्शन पे लगाए तो R1 का वैल्यू आ गया 530 किलो ओम, R2 का वैल्यू आ गया 2 किलो ओम। अब बात रहा किसका निकालने का, पार्ट बी में। तो पार्ट बी में VCC का वैल्यू 6 दिया हुआ, R1 का वैल्यू पता हो गया, R2 का वैल्यू पता हो गया, बीटा का वैल्यू पता हो गया। हमको निकालना है VCC और क्या निकालना है, IC निकालना है। तो हम इनपुट सेक्शन आउटपुट सेक्शन दो ये तो है, इनपुट सेक्शन पे अप्लाई कर दीजिए, आउटपुट सेक्शन पे अप्लाई कर दीजिए। तो इनपुट सेक्शन पे क्या था, माइनस VCC R1 इंटू I1 था प्लस VB इजकल टू क्या 0। तो माइनस VCC का वैल्यू -6, R1 का वैल्यू 530, IB का वैल्यू हमको निकालना है
प्लस 0.7 वी का वैल्यू होता है जर्मेनियम सिलिकॉन के लिए, ठीक है, और जर्मेनियम के लिए 0.3 होता है। तो 0.7 तो 6 माइनस 0.7 और 530 को अगर हम किलो ओम में था ना तो ओम में बदलेंगे, 10 के पावर 3 से गुना कर देंगे, यानी 10 माइक्रो एम्पियर हो गया आईबी का वैल्यू, ठीक है, पार्ट 2 के लिए 10 माइक्रो एम्पियर। ये तो पहले भी आया था आंसर, ठीक है। तो आई सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, बीटा इंटू आई बी, बीटा का वैल्यू कितना 200, क्योंकि दिया हुआ था सेकेंड पार्ट में बीटा का वैल्यू कितना है 200, आई बी का वैल्यू कितना है 10 माइक्रो एम्पियर, गुना कर दीजिए। माइक्रो एम्पियर को हम जानते हैं कि कलेक्टर करंट को किस में बदलना होता है, मिली एम्पियर में, तो इसको माइनस 10 के पावर माइनस 3 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अब आते हैं हमको VCE निकालना है, तो VCE के लिए हम कौन सा सेक्शन पे लगाते हैं, आउटपुट सेक्शन पे, तो जहां पे पहले माइनस VCE होता है, फिर IC इंटू R2 होता है, VCE होता है, याद हो गया होगा ना। तो VCE का वैल्यू कितना, यानी माइनस में तो उधर प्लस में, और IC का भी वैल्यू 2 है, R2 का भी वैल्यू 2 है, तो 6 माइनस 2 दूनी 4, यानी हो गया 2 वोल्ट। VCE का वैल्यू हो गया आपका 2 वोल्ट। तो ये आपका निकल गया ऑपरेटिंग पॉइंट IC और VCE निकल गया। कोई दिक्कत है, कितना आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, कैलकुलेट मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इमीटर करेंट for the basic circuit given figure, also calculate the corresponding value of the collector to emitter voltage the transistor used in circuit is a germanium। यहाँ पे किसका लेना है, जर्मेनियम का लेना है। जर्मेनियम मतलब कितना 0.3। ट्रांजिस्टर डिस्कस द इफेक्ट ऑफ बीटा ऑन द ऑपरेटिंग पॉइंट। आपको क्या निकालना है, ऑपरेटिंग पॉइंट निकालना है, यानी दो चीज निकालना है। यहाँ तो पहले बोला कि कैलकुलेट किसका किसका वैल्यू, कैलकुलेट मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इमीटर करंट। इमीटर करंट का मतलब आई, इस आई का मैक्सिमम और मिनिमम दोनों निकालना है। और उसके बाद भी बोला है कि आपको ऑपरेटिंग पॉइंट निकालना है, मतलब VCE का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो पहले तो डायग्राम दिया हुआ है, तो ये डायग्राम में आप बोल सकते हैं कि इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे ये दोनों कैपेसिटर को, क्योंकि हम सर्किट बिहेव करेगा ओपन सर्किट की तरह फॉर DC के लिए, ठीक है। तो आपके पास डायग्राम यहाँ पे क्या बचेगा, डायग्राम बचेगा माइनस, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, हम प्रीवियस ईयर अब नहीं करवाने जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है। न्यूमेरिकल जितने टाइप का था यहाँ पे हम कर दिए, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में न्यूमेरिकल था वो भी यहाँ पे आपको करवा दिए, ठीक है। तो 6 वोल्ट है, 10 किलो ओम था, इसका 50 ओम था। यहाँ पे IC कलेक्टर करेंट, यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका क्या यहाँ पे क्या हो गया, बेस करेंट है, ठीक है। और VB यानी जर्मेनियम है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0.3। और 100 ओम दिया हुआ मीटर पे भी एक रेजिस्टेंस है, यानी यहाँ भी एक करंट होगा I, क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पे 100 ओम दिया हुआ मीटर पे भी। उस टाइम खाली कहाँ रहता था, यहाँ पे रहता था, यहाँ पे भी दिया हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है। इनपुट सेक्शन में क्या क्या हो जाएगा, तो इनपुट सेक्शन में पहले देखिए कितना है, -6 वोल्ट है, क्योंकि ये माइनस प्लस यहाँ पे होता है, तो -6 वोल्ट हो गया सबसे पहले यहाँ पे। फिर उसके बाद रेजिस्टेंस इंटू IB, RB इंटू क्या होगा IB, यानी बेस करंट पे जो रेजिस्टेंस है, बेस पे जो रेजिस्टेंस है और करंट है, वो दोनों को गुना कीजिए। तो रेजिस्टेंस कितना है 10 किलो ओम है, तो उसको हम 10 किलो ओम को कन्वर्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10 गुने 10 के पावर 3 इंटू IB प्लस VB का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.3, क्योंकि जर्मेनियम है तो 0.3 हो जाएगा। 100 इंटू आई, क्योंकि मीटर पे भी रेजिस्टेंस था यहाँ पे, तो 100 इंटू क्या हो जाएगा IU हो जाएगा। तो 100 इंटू आई तो -6, और इसको 10 गुने 10 के पावर 3 गुना करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। IB को हम कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं I इजकल टू IB प्लस IC होता है, तो I इजकल टू IB प्लस बीटा इंटू IB। IC को हम लिख सकते हैं बीटा इंटू IB। तो यहाँ पे IB एक तरफ ले चल जाइए, मतलब कॉमन ले लीजिए IB को, तो IB इजकल टू 1 प्लस बीटा इजकल टू IE, तो IB इजकल टू IE अपॉन 1 प्लस बीटा, यानी IB के जगह हम क्या रख दे, आई मतलब कलेक्टर कर इमीटर करेंट बटा 1 अपॉन बीटा, तो आई बटा 1 प्लस बीटा 0.3 100 आई दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया, कॉमन निकाल दीजिए तो क्या हो जाएगा 1000 बटा 1 प्लस बीटा प्लस 100। आइए 6 में से 0.3 गया, कितना हो गया -5.7। तो आई का वैल्यू अगर हमको निकालना है तो ये माइनस में तो उधर जाके प्लस में, ये गुना में तो ये हो गया भागा में, 100 प्लस 10,000 बटा 1 प्लस बीटा। तब बीटा का वैल्यू आपके पास क्या है, 2 गो दिया हुआ था, क्वेश्चन में ही दिया हुआ था 50 से 100, 50 बीटा का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 50 ग्रेटर देन 20 200, यानी होता था ना 20 से 200 तक, तो वही 50 से यहाँ 200 तक दिया हुआ है, मतलब एक बार 50 रखना है, एक बार 200 रखना है। तो बारी बारी से निकालिए।
तो बारी बारी से निकालते हैं। तो एक बार बीटा का वैल्यू 50 रखते हैं, तो मिनिमम रखेंगे तो जो करंट है इमीटर करंट वो मिनिमम निकल जाएगा, मैक्सिमम पुट करेंगे तो मैक्सिमम निकल जाएगा। हो गया सोल्यूशन। तो बीटा का वैल्यू कितना रखिएगा 50, बीटा की जगह 50 रखिए, कैलकुलेशन कीजिए आंसर। ठीक है, फिर बीटा की जगह कितना रखिए 200 रखिए, कैलकुलेट कीजिए आंसर। हो गया आंसर। आई क्या करना है यहाँ पे VC निकालना है। तो VC के लिए हम कौन सा सेक्शन पे लगाते हैं इक्वेशन, आउटपुट सेक्शन पे। तो आउटपुट सेक्शन पे क्या क्या है देखिए यहाँ पे, और आउटपुट सेक्शन पे -6 है, 50 इंटू IC हो जाएगा, VC हो जाएगा, एक कलेक्टर करंट इमीटर करंट भी है ना, तो 100 इंटू क्या हो जाएगा IE हो जाएगा, यानी -6 वोल्ट प्लस 50 गुने IC प्लस VC प्लस 100 IE। इस इतना इक्वेशन लिखाएगा कहाँ पे, आउटपुट सेक्शन पे। तो आउटपुट सेक्शन पे क्या क्या हो जाएगा, -6 50 IC प्लस VC और 100 IE इक्वल टू 0। I को IC के इक्विवेलेंट मानते हैं, तो IC को हम I लिख देते हैं, यहाँ भी I लिख देते हैं, यानी 50 100 कितना हो गया 150 IE हो गया। इन्हें प्लस माइनस में 6 तो उधर प्लस में 6, तो VC का वैल्यू कितना हो गया 6 माइनस 150 IE। तो आपके पास आई दो गो था, एक मिनिमम था मैक्सिमम था। तो अगर हम मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे तो VC क्या दे देगा, मिनिमम वैल्यू दे देगा। अगर यहाँ पे आई वाला मैक्सिमम पुट करेंगे तो VC मिनिमम दे देगा। ठीक है, तो यानी हम मैक्सिमम वाला वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ मिनिमम वैल्यू पुट करते हैं, आई का वैल्यू मिनिमम दो आपके पास आई का दो वैल्यू आया हुआ है, एक मिनिमम वैल्यू आया हुआ है और एक मैक्सिमम वैल्यू आया हुआ है। तो दोनों को बारी बारी से पुट कीजिए। अगर मिनिमम वैल्यू पुट करते हैं तो VC मैक्सिमम दे देगा, तो वैल्यू पुट कीजिए। आई मिनिमम का वैल्यू कितना था 19.25 गुने 10 के पावर -3, इसका वैल्यू आ गया। अगर हम मैक्सिमम वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा VC मिनिमम हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आपका 2021 वाला में पूछा था 4 का B में। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ये देखिएगा, व्हाई इज द ट्रांजिस्टर बेसिंग रिक्वायर्ड, ट्रांजिस्टर बेसिंग क्यों रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये तो थ्योरी का क्वेश्चन हो गया। इन द फिगर गिवन, मतलब थोड़ा सा थ्योरी और न्यूमेरिकल मिला के पूछा है, जिसमें VCC का वैल्यू दिया हुआ है 10 वोल्ट, VBB का वैल्यू दिया हुआ है 2.7। ठीक है, यानी बेस पे जो वोल्टेज है 2.7 है, कलेक्टर पे जो वोल्टेज है 10 वोल्ट है। RC का वैल्यू 3 किलो ओम है और RB का वैल्यू 100 किलो ओम है। VBE का वैल्यू कितना है 0.7 है, यानी 0.7 दिया, इसका मतलब क्या किसका होगा, सिलिकॉन का ट्रांजिस्टर होगा। बीटा का वैल्यू 100 दिया हुआ। तो ऑपरेटिंग पॉइंट बताएं, मतलब IC बताएं और VCE बताएं। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए बहुत आसान तरीका से हम लोग सीख रहे थे ना। अच्छा, यहाँ पे उस टाइप फिगर ऐसे था जो अभी हम आपको पढ़ा रहे थे, उस टाइम फिगर कैसे था, इस तरह से था। लेकिन वो फिगर कहाँ से आया था, इसी इक्वेशन से आया था ना, इसी चीज से आया था ना, मतलब इसी को ना फिगर ऐसा बनाए थे। तो ये तो और आसान है कि ये इनपुट सेक्शन है, ये क्या है आउटपुट सेक्शन है। एक बार इसमें KVL लगाइए, इसमें एक बार इसमें KVL लगाए, बस हो गया। ये फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, इसी में KVL लगा दीजिए। KVL लगाने का मतलब क्या कि यहाँ पे हम एक करंट घुमाएंगे तो ये VB हो जाएगा, RB हो जाएगा और VB हो जाएगा। ठीक है, RB है, इसको हमको वोल्टेज बनाने के लिए IB से क्या कर देना है, गुना कर देना है। उसी तरह से आउटपुट पे भी इक्वेशन लगा देंगे। तो इनपुट में इक्वेशन क्या बनेगा देखिए, तो यहाँ पे तो यूजिंग KVL एट इनपुट, इनपुट में क्या हो जाएगा VBB माइनस में, क्योंकि हम ऐसे घुमा रहे थे, पहले वैल्यू किसका मिल रहा है, माइनस का मिल रहा है। फिर क्या है VBE है, तो इसको लिख देंगे प्लस VBE। उसके बाद क्या था, रेजिस्टेंस को हम वोल्टेज बनाना चाहते हैं तो IB से क्या करना पड़ेगा, गुना। तो IB से गुना कर दिए। तो IB निकालने के लिए -VB, तो इधर प्लस VB, इधर प्लस VBE, तो इधर -VB, और RB से क्या कर देंगे, भागा कर देंगे। तब VB का वैल्यू क्वेश्चन में 2.7 दिया हुआ है, VBE का वैल्यू दिया है, नहीं भी दिया रहता, सिलिकॉन लिखा रहता तो 0.7 रख देते। और RB का वैल्यू 100 था, तब उसको हम किलो ओम में दिया हुआ था ना, तो ओम में कन्वर्ट करने के लिए 10 के पावर 3 से गुना कर देंगे, यानी इतना क्या एम्पियर। हम जानते हैं कि IB को बेस करंट को हम लोग किस में रखते हैं, माइक्रो एम्पियर में रखते हैं, है ना, माइक्रो एम्पियर में रखते हैं। इसको माइक्रो एम्पियर कर दीजिएगा। ठीक है, तो माइक्रो एम्पियर में कन्वर्ट कर दीजिएगा। तो ये हो गया आपका IB का वैल्यू। अब निकालते हैं हम IC का वैल्यू। तो IC का वैल्यू निकालने के लिए बीटा इंटू क्या करेंगे, IB करेंगे। बीटा का वैल्यू कितना 100 दिया हुआ है, IB का भी वैल्यू दिया हुआ है 2 मिली एम्पियर। IC को हम किस में रखते हैं, मिली एम्पियर में रखते हैं। तो यूजिंग, अच्छा ये तो हो गया, IC का वैल्यू निकल गया।
आईसी का वैल्यू निकालने के लिए हमको काम हो गया, अब हमको VC निकालना है। तो VC के लिए कहाँ हम इक्वेशन लगाते हैं, आउटपुट सेक्शन पे। तो आउटपुट सेक्शन पे आपको क्या क्या मिल रहा है, तो आउटपुट सेक्शन पे आपको पहले मिल रहा है आपका RC मिल रहा है, जिसको हम IC से गुना कर देंगे तो वोल्टेज बन जाएगा। VCC हो गया, यहाँ पे VCE हो गया, तीन वो मिल रहा है। तो आपको हो जाएगा क्या क्या, देखिए तो यहाँ पे एक सेकेंड, आउटपुट सेक्शन पे, तो आउटपुट सेक्शन पे क्या क्या हो जाएगा, माइनस VCC प्लस RC इंटू IC। अब VC इजकल टू 0, तो यानी माइनस में तो उधर प्लस में, इधर प्लस IC RC तो उधर माइनस IC RC। तो VCC इजकल टू कितना हो गया 10, VCC का वैल्यू दिया होता 10, RC का वैल्यू 3 किलो ओम दिया हुआ था, IC का वैल्यू 2 दिया होता, 3 दूना 6, यानी 10 माइनस 6 कितना हो गया 4। ऑपरेटिंग पॉइंट क्या क्या हो गया, तो IC 2 मिली एम्पियर, अब VCE कितना हो गया 4 वोल्ट हो गया। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम। RC का वैल्यू किस में दिया हुआ था, RC का वैल्यू देख लीजिए, RC का वैल्यू किस में, RC का किलो ओम में है, तो इसको आप ओम में भी कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है, ओम में कन्वर्ट करके बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे और अगर आपको कोई डॉट क्वेश्चन आता है तो करवा सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है बाबू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए।